हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो हम लोग परसेंटाइल बूस्टर की सीरीज के और आगे बढ़ते हैं। कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तुमने देखा कि जीओसी में इनफैक्ट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में कुछ थोड़ी बातें हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी डिस्कशन में आई हैं। हालांकि खुद से कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ सवालों की प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। जम के कोशिश की जाए और ये चीज़ें आसान है। मुझे लगता है मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट है, जिसका जो हमारा एक्चुअली मेन पर्पस है इस परसेंटाइल बूस्टर सीरीज का, उसको अच्छा किया जा सकता है अगर थोड़े से सवालों की प्रैक्टिस और बहुत ही समझदारी से चीज़ों को समझा जाए। तो अब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट रिवाइज कर चुके हो, ऑर्गेनिक में भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लिया जाए और कुछ सवालों की, उन मेन टॉपिक्स के सवालों की प्रैक्टिस कर ली जाए तो एक अच्छा परसेंटाइल अप्रैल के अटेम्प्ट में लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म एक सिंपल टॉपिक है। जेई के मेंस लेवल पर बहुत बड़े सवाल या मुश्किल सवाल देखने को नहीं मिलते। हालांकि इसमें देखा जाए तो इसके मेन जो पोर्शन समझ में आते हैं उसमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेरे सामने आती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पोर्शन मेरे सामने आता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखा जाए तो वही पुराने चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स और इंपॉर्टेंट देखा जाए तो टॉटोमेरिज्म देखने को मिलती है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मेनली ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब थोड़े बहुत सवाल कंफर्मेशनल आइसोमर्स पर देखने को मिलते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, क्योंकि आगे भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका यूज दिखाई देता है। तो बच्चे को कैसे ना कैसे करके वो सीखने को या समझने को मिल ही जाता है। तो अगर हम कुछ सवालों की डिस्कशन में आए तो मुझे लगता है हमें सबसे पहले इस टाइप के एक टॉपिक को डिस्कस कर लेना चाहिए, जो कि ज्यादातर सवाल जो हैं जिस पर बनते हैं, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वो आपसे पूछता है कि इस आदमी के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, इसमें कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन है या नहीं है, इनमें कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल है, वो आपको डिसाइड करने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स के टीचर्स ने जो हमें एक सहूलियत दी है कि कंपाउंड्स या फिर ऑब्जेक्ट्स वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मानी जाती है। यानी जिन ऑब्जेक्ट्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में बांट सके। तो अगर ऐसा कोई प्लेन मुझे दिखाई देता है तो मैं उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम दे देता हूं। इसी तरह से एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एक सिमेट्री एलिमेंट है, जो फिजिक्स के टीचर्स ने हमें बताया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह की कोई भी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो आप समझ लीजिएगा कि वो ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करेगा ही करेगा। हाँ ठीक है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करूं तो उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है तो वो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करेगा। और क्योंकि मिरर इमेज पर सुपर इंपोज करना ही हमारा मेन काम था कि अगर कोई आदमी अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये चेक करना था कि एक आदमी जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, दैट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे में उसके अंदर मुझे दो तरह की सिमेट्रीज ढूंढनी थी। उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है इस सवाल में जैसा ये कहना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं ये बताइए कि क्या ये पहला, इसको थोड़ा समझा, ये दोनों बहुत पास बन गए हैं। अगर देखें तो ये दो दूसरा एक अलग मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल अलग मॉलिक्यूल है और ये वाला मॉलिक्यूल अलग। तो अगर मैं पहले वाले मॉलिक्यूल को देखूं तो सर मुझे किसी भी तरह से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आती, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आती। यानी इस आदमी के अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देती है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई देती है। सो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर आपके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो दिस कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेनली वो दो सिमेट्रीज जो हमें ऑब्जर्व करनी है वो आपके अंदर नहीं। देखो वैसे बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप समझिए इस बात को कि अगर मैं यही सोचने पे आ गया कि आप अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करेंगे कि नहीं, तो मेरे लिए मुसीबत है। मुसीबत इसलिए बिकॉज उसके लिए मुझे मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। और छोड़िए मिरर इमेज, पहले तो आपको वो आदमी बनाना पड़ेगा जिसको चेक करना है। तो पहले मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा, फिर ये देखूंगा कि क्या ये अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज कर रही है कि नहीं। और उसके लिए भी मुझे पढ़ाने वालों ने, बताने वालों ने क्या बताया है कि सुपर इंपोज कैसे भी करा सकते हो, ऐसे घुमा कर, लिटा कर, दौड़ा कर, जो दिल करे सुपर इंपोज करा के देख लो। अगर सुपर इंपोज कर गए तो इनएक्टिव, नहीं करे तो एक्टिव। तो ये तो बहुत बड़ा दर्द है सर, बार बार मिरर बनाओ, इमेज बनाओ, चढ़ा के देखो, चढ़ गया नहीं चढ़ा, मुसीबत है सर। इसके लिए ये फिजिक्स वालों ने बड़ी मदद की है कि कोई मिरर नहीं बनाना, कोई इमेज नहीं बनाना सर, सीधे सीधे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करिए। अगर आपके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, इनएक्टिव, नहीं मिली सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गई, इनएक्टिव, दोनों मिल गए, इनएक्टिव, कोई भी मिल गया, इनएक्टिव, और अगर ना मिला तो आप एक्टिव लिख दीजिएगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढना तो बहुत आसान है। प्लेन वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, मैं ये नहीं कहता कि ये यही वर्टिकल होता है,
वर्टिकल ऐसा भी होता है, ये इनफाइनाइट प्लेन्स वर्टिकल होते हैं, दे ऑल आर वर्टिकल प्लेन्स। यानी हमें कोई भी एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन मिल जाए जो प्लेन उस मॉलिक्यूल को बिल्कुल दो हिस्सों में बांट सके, उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम दे दिया जाता है। तो पहला वाला आदमी आप किसी भी तरह से अगर इसको काटने की कोशिश करें, यानी अगर मान लीजिए मेरा दिमाग कहता है कि भाई ऐसा है, मैं इसको ऐसे काटने की कोशिश करता हूं, तो अगर आप इसको ऐसे भी काटने की कोशिश करें तो भी पीएच उस तरफ है और इस तरफ हाइड्रोजन है, मुझे समझ में आ रहा है सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको दो लोगों में बांट सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको देखा जाए तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं इसको हाइड्रोजन भी अज्यूम कर रहा हूं, तो यहां पर किसी भी सूरत में मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई नहीं देती है। तो इस आदमी को मुझे ऑप्टिकली एक्टिव बोल देना चाहिए। दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ये भी ठीक लगता है, सर इसमें दुनिया भर के कायरल मॉलिक्यूल कार्बन्स हैं और साथ ही साथ सर ये तो ऐसा मॉलिक्यूल देखने को लगता है कि इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी मिल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये वाला भी आदमी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, दैट इज नो पीओएस एंड नो सीओएस। सर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब तीसरे वाले को देखते हैं। तो सर तीसरे वाले में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये कि सर तीसरे वाले में ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ तो है, कोई तो सिमेट्री है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इसके अंदर एक ऐसा प्लेन दिख रहा है जो इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल दो टुकड़ों में बांट सकता है, एंड दैट इज माय प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप देखिए तो अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो ये वो प्लेन है जो इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है। ये भी देखो लल्लू बनाने के लिए CO2H लिखा, जबकि एक्चुअली ये भी COH ही है। सो दिस इज COH, दिस इज ऑल्सो COH, सो अल्टीमेटली ये दोनों ही COH है। ये बिल्कुल प्लेन है, इस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम दे दिया जाना चाहिए। और अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं इसको, तो आप बिल्कुल साफ लिख सकते हैं दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड इफ इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज नॉट अ कायरल कंपाउंड। सिमिलरली इसको देखते हैं, सर इसमें कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे शायद कोई प्लेन ऐसा न मिल पाए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बिल्कुल वो प्लेन देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे एक ऐसा प्लेन दिखाई दे रहा है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। आप देखें अगर वो प्लेन मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप समझिए बात को, ये प्लेन मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। देख पा रहे हो, बिल्कुल दो हिस्सों में बांट दें। अगर आपने चाकू मारा ऐसे और आपको कुछ करना नहीं है, आप चाकू मार के दूर खड़े हो जाइए और देखिए वो जो दो हिस्से हैं अगर वो बिल्कुल एक जैसे हिस्से हैं तो दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड इफ कंपाउंड इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज बिकॉज ऑफ कि अगर किसी के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करेगा, और सुपर इंपोज करने की जो आदत आपकी है वो आपको ऑप्टिकल इनएक्टिव बनाती है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्राइटेरिया वो कायरलिटी होता है, और कायरलिटी इज नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। यानी जो कंपाउंड्स अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं करते हैं उन्हीं को ऑप्टिकल एक्टिव माना जाता है। और ये काम करने के लिए मिरर इमेज बनाकर, मिरर इमेज पे चढ़ाकर या सुपर इंपोज करा के देखना जरूरी नहीं है। ये काम करने के लिए आप POS या COS ढूंढकर भी अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इस सवाल के अंदर कौन कौन से लोग कायरल हैं, तो मुझे समझ में आता है जिसके अंदर POS COS की एब्सेंस है, दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड दे आर कायरल मॉलिक्यूल। सो दिस विल बी कायरल मॉलिक्यूल, दिस विल बी कायरल मॉलिक्यूल। अच्छा ये तो छूट ही गया सर, ये तो छोड़ दीजिए, इसको अच्छा हुआ छूट गया क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। सर आप देख लीजिए इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चीख चीख के कह रही है कि मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जिस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जिन जिन लोगों के अंदर आपको POS दिख रहा है उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है सर, इसके अंदर भी POS है, और जहां जहां POS है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जहां तक कायरल का सवाल है, मुझे लगता है ये भी एक आदमी कायरल है, और देखा जाए तो पहला वाला आदमी भी मुझे कायरल दिखता है, और देखा जाए तो मुझे कोई नहीं दिखता। हाँ, ये दो लोग बिल्कुल कायरल दिखाई देते हैं। क्लियर है, आसान, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। तो यानी देखो, समझो बात को, बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा हैं इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं, ये बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे अगर किसी कंपाउंड के अंदर POS COS ढूंढना आता है, और ये कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है, ये कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है कि अगर आप POS COS ढूंढना थोड़ा भी समझ गए तो उसके बाद आपको कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी में झंझट देखने को नहीं मिले। चलिए और बात करते हैं। एक और सवाल ले सकते हैं, वो जानना चाह रहा है इनमें से कौन सा आदमी अच्छा है, कौन सा आदमी खराब है, वगैरह वगैरह। देखिए मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। मैं जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। जो कन्फॉर्मर्स होते हैं उन कन्फॉर्मर्स के अंदर परेशानी क्या है। आप स्टेबल अनस्टेबिलिटी की बात या मोर स्टेबल लेस स्टेबल की जो बात करते हैं, उसका मतलब है कोई अच्छा है कोई खराब है। ऐसा क्या है कि कोई आदमी अच्छा है और ऐसा क्या है कि कोई आदमी खराब है, मैं बताता हूं।
सर जनरल अगर आप बात करें तो कन्फॉर्मर्स के अंदर दो तरह की परेशानियां सबसे ज्यादा सबसे कॉमनली दिखाई देती हैं, और वो है उनका टॉर्शनल स्ट्रेन और उनका वैंडरवॉल स्ट्रेन। तो मैंने कहा भाई ये कैसी अंग्रेजी बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या टॉर्शनल स्ट्रेन क्या वैंडरवॉल स्ट्रेन की बातें कर रहे हैं, मैं बताता हूं। जो हमारा टॉर्शनल स्ट्रेन होता है उसका ग्रुप से कोई लेना देना नहीं होता। टॉर्शनल स्ट्रेन इज ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, यानी जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, जो डंडे हैं, डंडों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर डंडे के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो रिपल्शंस है उसको टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं। उसकी वजह से वो जितना रिपल करेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा मतलब यह है कि अगर आपने कोई एक ऐसा कन्फॉर्मर बनाया है जो कि इक्लिप्स्ड टाइप का है, इक्लिप्स का मतलब समझ रहे हैं, यानी जिसमें डंडे एक दूसरे के पीछे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पार्शियल इक्लिप्स्ड है, मैं ये नहीं कहता कि वो फुली इक्लिप्स्ड है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं जिसमें डंडे एक दूसरे के पीछे हैं, कुछ इस तरह का सिचुएशन। अगर डंडे एक दूसरे के पीछे हैं तो ऐसे में सर वो डंडों में जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को सबसे ज्यादा रिपल करेंगे। उस सिस्टम के अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, इररिस्पेक्टिव कि ग्रुप्स कौन से लगे हैं और कौन किसको छुपा रहा है और कौन किसको नहीं छुपा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थोड़ी और अकल की बात करूं तो अकल ये कहती है कि चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर क्यों ना हो, हर इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर में, चाहे वो फुली इक्लिप्स्ड हो चाहे वो पार्शियली इक्लिप्स्ड हो, हर इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर में टॉर्शनल स्ट्रेन तो मैक्सिमम होता ही है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। यानी अगर मैं आपको समझाने की जो बात कर रहा हूं वो ये कि इन सारे केसेस की अगर बात करूं तो इनमें जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज मेरे पास एक ये सिस्टम, ठीक, इस सिस्टम में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे मिथाइल से मतलब नहीं, मैं जिस स्ट्रेन की बात कर रहा हूं उसमें ग्रुप से मुझे मतलब नहीं है, मैं डंडों में रखे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, एंड दैट इज बॉन्ड पेयर। तो अगर मैं मिथाइल को देखूं तो उसमें एक बॉन्ड पेयर ये है, इसी तरह से एक बॉन्ड पेयर ये है, इसी तरह से इस बॉन्ड पेयर ये है, इसी तरह से इसमें एक बॉन्ड पेयर ये है, यहां बॉन्ड पेयर ये है और यहां बॉन्ड पेयर ये है। अब आप ये बताइए बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा एक दूसरे को रिपेल कब करेंगे? सर ये बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा रिपेल एक दूसरे को तब करेंगे जब ये एक दूसरे के पीछे होंगे, जितना करीब होंगे उतना ज्यादा रिपेल करेंगे। और इन सबको देखें तो इनमें सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन, अगर आपको लीस्ट स्टेबल की बात करनी है तो आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल देखना है जिसमें सबसे ज्यादा तमाम तरह के स्ट्रेन्स हो। तो मुझे जो सबसे पहले देखना है एंड दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन, एंड टॉर्शनल स्ट्रेन ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। यानी मुझे जो समझ में आता है कन्फॉर्मेशंस या कन्फॉर्मर्स के अंदर दो तरह के जो मेन स्ट्रेन है उनमें जो टॉर्शनल स्ट्रेन है, उन टॉर्शनल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो जो टॉर्शनल स्ट्रेन है इट इज ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। बॉन्ड पेयर रिपल्शंस की वजह से ऐसा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो मुझे बॉन्ड पेयर रिपल्शंस दिखाई देते हैं। चलिए ठीक है, तो उसके बाद भी कोई स्ट्रेन आएगा, हां, जहां बॉन्ड पेयर रिपल्शंस बराबर होंगे वहां और खराब आदमी को ढूंढने के लिए किसी और स्ट्रेन को भी ढूंढेंगे। तो जो बॉन्ड पेयर रिपल्शंस है वो मुझे सबसे गंदे यहां दिखाई देते हैं। अगर आप एग्री करते हैं सर, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, सर ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, बड़ी परेशानी है। लेकिन वो परेशानी तो सर यहां पर भी है, बात तो सही है, वो परेशानी यहां पर भी है। तो चलिए सर, इसका मतलब ये हुआ मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मुझे यही दोनों लोग सबसे गंदे लगते हैं बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन। सर इन दोनों में टॉर्शनल स्ट्रेन किसके पास ज्यादा है? बेकार की बातें मत करो, इन दोनों में टॉर्शनल स्ट्रेन लगभग बराबर बहुत ज्यादा है, बिकॉज टॉर्शनल स्ट्रेन का ग्रुप से नहीं, टॉर्शनल स्ट्रेन का बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ही लेना देना। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब अगर गंदे लोगों को ढूंढना है तो सर ये दोनों ही गंदे लोग हैं, इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे? सर टॉर्शनल स्ट्रेन तो सिमिलर है, अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या बचता है? अब डिसाइडिंग फैक्टर बचता है मेरा ग्रुप्स का रिपल्शन। और ग्रुप्स के रिपल्शन में ऑब्वियस है सर, ग्रुप का रिपल्शन जितना ज्यादा होगा, ग्रुप का मोटाई जितना ज्यादा होगा, बल्क जितना बड़ा होगा, साइज जितना बड़ा होगा, सर रिपल्शंस उतने ज्यादा होंगे और इसकी वजह से एक नया स्ट्रेन डेवलप होगा जिसको वैंडरवॉल स्ट्रेन कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब अब यह आया कि सर जो ग्रुप का रिपल्शन है दैट इज नोन एज वैंडरवॉल स्ट्रेन, यानी दिस इज वैंडरवॉल। और अगर आप वैंडरवॉल स्ट्रेन की बात करते हैं तो ये किन लोगों के बीच में देखने को मिलेगा? दिस इज ग्रुप्स रिपल्शन, दिस इज ग्रुप रिपल्शन। यानी ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्शन है एंड दैट इज वैंडरवॉल। तो अब ऐसे में सर साफ दिखाई देता है सर, यहां पर तो मिथाइल मोटे मोटे आदमी है, आप देखिए यहां पर मिथाइल भी लगा है, इसके जस्ट पीछे दूसरा मिथाइल है, सर ये तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा। यहां पर भी ठीक है सर, एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, रिपल्शन तो यहां पर भी होगा, लेकिन जितना तगड़ा रिपल्शन इनके बीच में होगा उतना तगड़ा उधर नहीं होगा। इसलिए जो समझ में आता है कि जो हमारा बी वाला आदमी, इस बी वाले आदमी के अंदर जो रिपल्शंस हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इस रिपल्शंस की वजह से बी वाला आदमी हमारा सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर शो करना चाहिए। हाँ, अगर आपको मोस्ट स्टेबल की बात करनी थी
सर मोस्ट स्टेबल में मुझे वो आदमी लेना चाहिए था जिसमें सबसे कम रिपल्शन हो। सर सबसे कम में सर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और वैन डर वाल रिपल्शन मिनिमम होने चाहिए। और वो कौन से लो होंगे सर? वो ये वाले। और इन दोनों में भी अगर आपसे देखें तो सर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दे आर सिमिलर बिकॉज द एंगल द डिस्टेंसेस ऑफ द बॉन्ड पेयर्स आर सिमिलर, सो द टॉर्शनल स्ट्रेन इज सेम. Deciding factor will be now van der Waals strain, and the van der Waals strain is minimum will be in that case where methyl और methyl एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है. सो द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर जो होना चाहिए वो पहला ही होना चाहिए. समझिए बात. मैं इसमें एक बात और ऐड कर रहा हूं. कुछ लोग सोचते हैं कि सर हाइड्रोजन या अगर आप जैसे किसी इथेन है, इथेन का अगर आप कन्फॉर्मर बनाएं तो इथेन के कन्फॉर्मर में एक स्टैगर्ड, जो मैं बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं, इथेन के कन्फॉर्मर में एक स्टैगर्ड फॉर्म ले लेते हैं. मान लीजिए इथेन है, ये H है, इधर भी H है, इधर भी H है. इसकी जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है वो इक्लिप्स्ड फॉर्म, सपोज मैं इक्लिप्स फॉर्म बनाता हूं, इसकी जो इक्लिप्स फॉर्म है वो सपोज ये है. इसके जस्ट पीछे एक और हाइड्रोजन होगा, इसके जस्ट बगल में एक और हाइड्रोजन होगा पीछे की तरफ, इसी तरह से इसके पीछे की तरफ एक और हाइड्रोजन होगा. सर दिस इज इक्लिप्स्ड. ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है. किसकी इक्लिप्स्ड है? दिस इज इक्लिप्स्ड ऑफ इथेन. चलिए ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं, ये इथेन की इक्लिप्स फॉर्म. आप क्या ये बता सकते हैं कि इस इथेन के इक्लिप्स फॉर्म में गंदगी क्या है, बुराई क्या है? तो इसमें ज्यादातर बच्चे बेवकूफी करके आते हैं, सर इसके इक्लिप्स फॉर्म में तमाम गंदगी है, इनके अंदर सर टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इनके अंदर वैन डर वाल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है. अरे भाई समझो बात को. इथेन के इस कन्फॉर्मर जिसको इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर कहा जाता है, इसके खराब होने में सबसे बड़ी वजह सिर्फ टॉर्शनल स्ट्रेन है. वैन डर वाल स्ट्रेन नेग्लिजिबल है. इथेन्स के अंदर या इथेन के किसी भी कन्फॉर्मर में वैन डर वाल स्ट्रेन का हो पाना यह असंभव या ना के बराबर है. उसका रीजन यह है कि इथेन में जो वैन डर वाल स्ट्रेन या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो वैन डर वाल स्ट्रेन है वो ग्रुप्स की वजह से होता है. और सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर एक दूसरे के पीछे है भी तो भी सर इनके बीच में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैन डर वाल रेडियाई है, उन दोनों वैन डर वाल रेडियाइज का जो सम होता है वो हाइड्रोजन की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से छोटा रह जाता. यानी अगर एक हाइड्रोजन एटम ये ले लिया जाए, मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम इधर ले लिया जाए और दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये ले लिया जाए, तो जो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जो इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन की जो वैन डर वाल रेडियाई है वो ये, और दूसरे वाले हाइड्रोजन की जो वैन डर वाल रेडियाई है वो ये. यानी दोनों हाइड्रोजन की जो वैन डर वाल रेडियाई है वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर ही नहीं पाती. तो स्ट्रेन किस बात का? क्योंकि हाइड्रोजन एक छोटा आदमी है, इसलिए हाइड्रोजन जब एक दूसरे के पीछे भी आते हैं तो उनके बीच में वैन डर वाल रिपल्शंस देखने को ना के बराबर मिलते हैं. इसलिए इथेन के इस इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर की गंदगी या इस इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर के अंदर बुराई की वजह वो वैन डर वाल स्ट्रेन नहीं, वो टॉर्शनल स्ट्रेन है. इथेन के अंदर क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शंस को आप नहीं रोक सकते सर, वो मैक्सिमम देखने को मिलेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सबसे पीछे होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे. ऐसे में सर वैन डर वाल स्ट्रेन की बात करें तो वो नेग्लिजिबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस इज अनस्टेबल ड्यू टू व्हाट? अनस्टेबल ड्यू टू मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन. समझिए बात. मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से यह आदमी पसंद नहीं आता. हाइड्रोजन की जो वैन डर वाल रेडियाइज का सम है वो उनके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के बीच में किसी भी तरह का कोई वैन डर वाल स्ट्रेन देखने को नहीं मिलता. तो आप चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं नो वैन डर वाल स्ट्रेन. समझ में आई बात? तो सवाल किया जा सकता है. मैं इसलिए इस बारे में बात कर रहा हूं बिकॉज मेंस वाले कम से कम फिर वही बोलूंगा मैं, वो सीधी बात करते हैं लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कुछ पढ़ा भी है कि नहीं. तो बात लेकिन उनकी सीधी रहती है, सोच उनकी बड़ी सीधी रहती है. तो मैं उसी को लेके बात कर रहा था कि अगर आपको लगता है कि भाई किसी एल्केन के जो आपने कन्फॉर्मर्स बनाने में ज्यादा अच्छा कौन है, खराब कौन था, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि खराब होने की वजह क्या है. खराब होने की दो वजह होती है, मेनली टॉर्शनल और वैन डर वाल. वैन डर वाल एक ग्रुप्स के बीच में लगता है और टॉर्शनल डंडों के बीच में लगता है. डंडों और ग्रुप्स को स्ट्रेन को मिनिमम करने के लिए आप उसको स्टैगर्ड कन्फॉर्मर की तरफ लेके जाते हैं. तो ज्यादातर लोगों के स्टैगर्ड कन्फॉर्मर स्टेबल है ड्यू टू मिनिमम वैन डर वाल एंड टॉर्शनल स्ट्रेन. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ और भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोई और फॉर्म स्टेबल हो सकती है, बट जनरली अगर बात करें तो वैन डर वाल स्ट्रेन्स और टॉर्शनल स्ट्रेन्स को मिनिमाइज करने के लिए स्टैगर्ड कन्फॉर्मर सबसे अच्छा आदमी माना जाता है. क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं. इसमें भी मुझे ये सवाल भी अच्छा लगता है, मैंने पहले भी इस सवाल के बारे में डिस्कशन किया हुआ है. कुछ इस तरह का हमने हाइड्रोकार्बन्स में भी डिस्कस किया है. वो कह रहे हैं मेरे पास जो है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन. तो मैंने कहा ठीक है. कह रहे हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करेंगे, मोनोक्लोरीनेशन, कुछ आइसोमर्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो. मैंने कहा ठीक है. फिर उसके बाद जो है उसको डिस्टिलेशन कर देंगे, आपको बताना है कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे.
तो इसका मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से कितने फ्रैक्शंस बनेंगे, तो इसका मतलब उतने ही फ्रैक्शंस बनेंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग है। कहने का मतलब यह हुआ, ये जो स्टीम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ये बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस को ही ध्यान में रख के बनाया गया। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले उड़ेगा और जाके कंडेंस हो जाएगा, तो एक बर्तन में वो आ जाएगा। फिर जिसका नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उड़ेगा और वो दूसरे बर्तन में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जितने भी फ्रैक्शंस बने हैं या जितने भी डब्बे भरे गए हैं, वो डब्बे उन लोगों के हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग। दैट विल बी एम। समझ लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद आपको एम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यानी एम लोग ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होने चाहिए, तब आपको एम डब्बे मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वो कह रहा है एन और एम की वैल्यू क्या है। तो देखिए, मोनोक्लोरिनेशन अगर आप करेंगे, आपको पता है ये 2 मिथाइल ब्यूटेन के दुनिया भर के क्लोरीन्स आप लगा सकते हैं। मेजर कौन सा माइनर कौन सा वो इस बारे में पूछ नहीं रहा, हालांकि वो भी तुम बता सकते हो क्योंकि तुम्हें रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल का आइडिया है। लेकिन वो कह रहा नहीं, मुझे मेजर माइनर से मतलब नहीं है भाई, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर आप 2 मिथाइल ब्यूटेन लेके आते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने 2 मिथाइल ब्यूटेन ले ली, दिस इज CH3 CH CH3 CH2 CH3, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब आप ये बताइए इसमें मोनोक्लोरिनेशन करने के पॉसिबिलिटीज क्या है। तो मैंने कहा ये बड़ा आसान सवाल पूछ रहे हैं आप। मोनोक्लोरिनेशन करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बड़ी सीधी हैं। अगर आप इस पे क्लोरीन मारना चाहते हैं लाइट की प्रेजेंस में, देखिए मेजर माइनर की बात नहीं हो रही, क्योंकि मुझे लगता है तुम जानते हो मेजर प्रोडक्ट तो 2 डिग्री वाला बनेगा, बिकॉज यहीं पर लगने की संभावनाएं मैक्सिमम है। लेकिन फिर भी अगर आप मेजर माइनर की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बताइए कितने प्रोडक्ट्स बना सकते, कितने आइसोमर्स आप तैयार कर सकते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान है। एक काम करते हैं सर, कहां कहां लगा सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। सर एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप जो है क्लोरीन यहां लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, क्लोरीन यहां लग सकती है। अगर आपने क्लोरीन यहां लगाई तो मॉलिक्यूल किस तरह का दिखाई देगा। अगर क्लोरीन यहां लगाई तो शुड बी CH3 CH CH3, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2Cl। सर क्लोरीन आपकी यहां लग गई है और बहुत बढ़िया, ये आपका एक कंपाउंड तैयार हो गया, यहां क्लोरीन लग गई। चलिए ठीक है सर, ऐसे में क्या आपको लगता है कोई कार्बन कार्बल बनेगा। नहीं नहीं, कोई कार्बन कार्बल नहीं बनेगा, बिल्कुल बेकार की बातें मत करिए। तो इसका मतलब ये हुआ इसका एक ही आइसोमर तैयार हो जाएगा, दिस इज ओनली वन। बिल्कुल ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्या और भी कोई जगह क्लोरीन लगाने की है। हाँ सर बहुत सारी जगह है, आप बीच में भी लगा सकते थे। तो अगर मान लीजिए क्लोरीन को मैंने 2 डिग्री पे लगाया तब क्या होगा। तो अगर क्लोरीन को 2 डिग्री पे लगाया तो पॉसिबिलिटी क्या है। तो अगर मैं क्लोरीन को 2 डिग्री पे लगाता हूं तो इट विल बी CH3 CH CH3 एंड दिस विल बी CH, और यहां क्या आपका क्लोरीन सेट हो गया। सर ये आपका क्लोरीन लग गया और बाकी आपका जैसा बनना था वैसे बना लिया। सो दिस विल बी CH3। अब अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा सर। अगर आपने ऐसा किया तो ये कार्बन कार्बल बन जाएगा, और अगर ये कार्बन कार्बल बन गया तो इसके कुल मिला के 2 आइसोमर तैयार होंगे और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। नो डाउट दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, और इस तरह से मुझे कुल मिला के 2 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। एंड ये दोनों जो आपने बनाए हैं और वो दोनों ही आपके एनाइंशोमर्स होंगे। एक आदमी की दूसरा आदमी मिरर इमेज होगा। समझिए बात। तो मैंने कहा बात तो सही है सर, जब किसी कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन कार्बन हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता ही होता है, वो अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इंपोज कभी नहीं कर सकता, और वो दोनों लोग एक दूसरे के एनाइंशोमर्स माने जाते हैं। ठीक है सर, और भी कोई जगह थी। हाँ और भी जगह है, एक जगह और लग सकता है, बीचों बीच ठूस सकते हैं। तो अगर मैंने बीचों बीच ठूसा तो क्या होगा। तो अगर आपको क्लोरीन बीचों बीच लगाना पड़ा तो क्या होगा। अगर क्लोरीन बीचों बीच लगाना पड़ा तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जिसमें मुझे क्लोरीन बीच में लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्लोरीन को बीचों बीच लगाता हूं, अब ये क्लोरीन बीचों बीच लग जाएगा। ऐसा करने से क्या कोई कंपाउंड कायरल बनेगा, कोई कार्बन कायरल बनेगा। नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो सर एक ही बनेगा, इसमें क्या सोचना है। अब एक और पॉसिबिलिटी है सर, एक पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन को आप बिल्कुल बाहर वाले कार्बन पे लगा सकते थे। चलिए सर ये आखिरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों CH3 सिमिलर हैं तो आप इसको बिल्कुल कहीं पर भी लगा सकते थे। तो मान लीजिए मैंने इसको बाहर वाले कार्बन पे लगा दिया, यह आ गया CH2 CH3। अगर आपने क्लोरीन को बाहर वाले कार्बन पे लगाया तो वो कैसा दिखाई देगा। सर बाहर वाले कार्बन पे लगाया तो ऐसा दिखाई देगा। ऐसा करने से मजे की बात यह है कि बगल वाला कार्बन कायरल बन गया। आप देखिए दिस इज कायरल नाउ, और अगर ये कार्बन कायरल बन गया तो सर अब इस बार आपको फिर से 2 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, और वो दोनों ही एक दूसरे के एनाइंशोमर्स होंगे। समझिए बात को, एनाइंशोमर्स, एक एनाइंशोमर ये और एक इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब ये बताइए सर कुल मिला के कितने लोग बने, कितने आइसोमर्स बने। तो दे सबको जोड़ दो, देखना क्या है। सर सबको जोड़ देते, तो जब आप सबको जोड़ेंगे तो कुल मिला के जो आइसोमर्स बनेंगे वो दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के जो आपको आइसोमर्स बन रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। कितने बन गए हमारे आइसोमर, कुल मिला के हमारे आइसोमर बन गए 6। सर ये कुल मिला के 6 आइसोमर्स।
अब ये कुल मिला के अगर आपके 6 आइसोमर्स हैं तो इन 6 आइसोमर्स को जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देंगे तो फ्रैक्शंस कितने बनेंगे? सर देखिए बड़ा क्लियर है, मैंने ये सुना था कि एनाइसोमर्स के अंदर सबसे अच्छी खूबी यही है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर जब आप आग लगाएंगे तो ये वाला डब्बा अलग उड़ जाएगा, ये वाला आदमी अलग डब्बे में जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। सर ये वाले दोनों एक साथ आ जाएंगे क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है, यानी दोनों जाके एक डब्बे में गिर जाएंगे। सर ये वाला अलग बर्तन में गिर जाएगा, ये दोनों एक ही बर्तन में गिर जाएंगे। यानी जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो एक ये आदमी फ्रैक्शन बनाएगा, ये आदमी किसी एक फ्रैक्शन के अंदर गिर जाएगा, ये भी किसी एक फ्रैक्शन में चला जाएगा। समझो बात को, ये भी किसी एक फ्रैक्शन में चला जाएगा, ये भी किसी एक फ्रैक्शन में ही चला जाएगा। अब ये वाला भी किसी एक फ्रैक्शन में चला जाएगा, ये वाला किसी एक फ्रैक्शन में, ये वाले भी एक बर्तन में चले गए, इसी तरह से ये भी किसी एक बर्तन में चला गया और ये दोनों भी किसी एक ही बर्तन में जाके चले गए। तो कुल मिला के बर्तन कितने बनेंगे? सर ऐसा लग रहा है फ्रैक्शंस की जहां तक सवाल है मुझे 4 बर्तन नजर आएंगे। एक बर्तन ये होगा, एक बर्तन ये होगा, एक बर्तन ये होगा और एक बर्तन ये होगा। यानी फ्रैक्शंस तो 4 होंगे क्योंकि 2 लोग एक ही डब्बे के अंदर गिरे हुए मिलेंगे और वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के एनाइसोमर्स, क्योंकि उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एनाइसोमर्स को सेपरेट करने के लिए ये नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस काम नहीं आता। एनाइसोमर्स को सेपरेट करने के लिए उसकी रिएक्शन या उन एनाइसोमर्स की रिएक्शंस आपको किसी एक ऐसे प्योर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ करानी पड़ती है ताकि उन एनाइसोमेरिक मिक्सचर को डाइस्टीरियो आइसोमेरिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर लिया जाए और फिर उनको अलग कर दिया जाए। यानी एनाइसोमर्स को सेपरेट करने के लिए उनको डाइस्टीरियो आइसोमेरिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। उनको सेपरेट करने का यही एक खूबसूरत तरीका माना जाता है। तो मुझे लगता है ये आसान है, लेकिन फिर भी अगर सवाल की बात की जाए तो एक अच्छा सवाल माना जाएगा, क्योंकि आपको सवाल में अल्टीमेटली निकालना ये था कि अब कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो मुझे लगता है सब लोग समझेंगे इस बात को कि जो टोटल आइसोमर्स बन रहे हैं वो टोटल आइसोमर्स हमारे 6 बनेंगे, और साथ ही साथ जब आप फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो जो टोटल फ्रैक्शंस बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो सही आंसर 6,4 नजर आता है। समझिए बात क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट सवाल ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब ये बताइए कि जो हमारा ये कंपाउंड है, इसमें ये जेई में बहुत पहले पूछा गया, एक अच्छा सवाल बनाया गया था जेई के एडवांस लेवल पर, और वो जानना चाह रहा है कि इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक्स और वाई क्या है। तो देखिए बहुत आसान है। अगर आप 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की बात करें, देखो मैं अगर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन को अपना चुपचाप कोने में लिख लूं तो मुझे लगता है ब्यूटेन ये होता, ब्यूटेन ये, दिस इज ब्यूटेन। और 2,2 डाइमिथाइल तो और भी खूबसूरत ब्यूटेन है, वो ये। सर अगर मैं आईयूपीएसी की बात करूं तो ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, इसमें कोई शक नहीं है। हां, इसको आप नियो हेक्सेन बोलना चाहें तो नियो हेक्सेन बोल दीजिए, बट सर आईयूपीएसी की बात करें तो सर दिस इज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए ठीक, अब इसमें अब ये तो ठीक है सर, लेकिन वो जानना क्या चाह रहा है कि अगर मैं इस कन्फॉर्मर को इसका कन्फॉर्मर मानता हूं तो आप बता सकते हैं कि भाई ये जो हमारा एक्स और वाई है वो क्या होना चाहिए। तो अब तो यार अपने आप कर सकते हो। एक चीज तो क्लियर है सर, एक्स और वाई मिलाकर जो मुझे समझ में आता है उसमें एक्स और वाई को मिलाकर सर 2 कार्बन होने चाहिए। एक्स और वाई को मिलाकर 2 कार्बन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अभी मुझे 6 कार्बन में से 4 दिखते हैं। ये 6 है ना, 6 में से 4 दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? सर देखिए इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं कि जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है उसमें जो सामने वाला गोला होता है वो कार्बन होता है, उस गोले के पीछे एक और कार्बन होता है जो दिखाई नहीं देता। अब सामने वाले गोले पर सर जो एक कार्बन हो गया, पीछे वाला गोला एक कार्बन हो गया, सर 2 कार्बन ये दिखाई देते हैं, यानी कुल मिला के 4 कार्बन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे 2 और देखने, इसका मतलब ये तो कंफर्म है x प्लस वाई मिलाकर कुल मिलाकर 2 कार्बन होने चाहिए। एक्स और वाई मिलाकर 2 कार्बन होने चाहिए। सर अगर एक्स और वाई मिलाकर 2 कार्बन होने चाहिए तो ये भी ऑप्शन, ये तो खैर गलत ही हो गया सर, पहला ऑप्शन आप हटा दीजिए, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब बचा दूसरा ऑप्शन, एक्स और वाई मिलाकर 2 कार्बन है। सर ये हो सकता है, एक्स और वाई मिलाकर 2 कार्बन ये भी हो सकता है, और एक्स और वाई मिलाकर 2 कार्बन। सर अब इन 3 ऑप्शंस में आपको चेक करना पड़ेगा। देखो ये कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे समझा रहा हूं, कभी किसी एग्जाम में हो सकता है इसी से हमारा काम चल जाए। भाई कुल मिला के इतने होने चाहिए, 4 ऑप्शन है, 3 में से है ही नहीं, एक टिक कर दिया। समझो बात को बहरहाल। तो अब आप ये बताइए एक्स और वाई को क्या लिया जाए ताकि वो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन जैसा दिखाई दे। तो अब ये आपकी सोच, आप अपने हिसाब समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से एक्स और वाई में एक्स को एच भी लिया जा सकता है और वाई को C2H5 भी लिया जा सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? अगर आपने एक्स को एच लिया तो क्या होगा? अगर आपने x को h लिया तो सर सामने वाले कार्बन पर 3 CH आ जाएंगे, CS3। तो पीछे से शुरू करते हैं, सामने, बल्कि यहां से शुरू करते हैं। सर ये देखिए आपका CS3, ये सामने वाले को लिखते हैं, सामने वाला ये आपका CS3, ठीक। CS3 के जस्ट पीछे एक कार्बन है,
उस पीछे वाले कार्बन से 2 कार्बन तो लगे ही हैं सर, पीछे वाले कार्बन से 2 कार्बन तो लगे ही हैं। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि Y आपका C2H5 है, तो इसका मतलब एक C2H5 भी लगा होगा। ये लीजिए सर, एक C2H5 लगा देते हैं सर, ये एक पॉसिबिलिटी। यानी अगर आपने X और Y को H और C2H5 लिया तो सर ये स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर ये स्ट्रक्चर बनता है तो सर ये तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ही है। बहुत बढ़िया सर, यानी X और Y हो सकता है। दूसरा, X और Y CH3 और CH3 भी हो सकते हैं सर। आप ध्यान से देखिए कैसे, अगर X और Y CH3 दोनों हो गए तो क्या होगा, अगर आपने X और Y दोनों को CH3 ले लिया तो भी सर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सर एक बार आप X को CH3 लेके देखिए और एक बार Y को CH3 लेके देखिए, आप देखेंगे कि आपको फिर से 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन मिलेगा। चलिए करके देखते हैं। अगर मैंने X को CH3 ले लिया तो क्या होगा सर, जब आपने X को CH3 ले लिया तो उस केस में सर पहला कार्बन आपका CH3 बनेगा। चलिए ठीक है। उस पहले वाले कार्बन के जस्ट बगल में ये गोला होगा जो दूसरा कार्बन है। चलिए ठीक है। उस कार्बन के पीछे एक और कार्बन होगा, बिल्कुल सही है। और उस कार्बन पर 2 CH3 तो पहले से लगे हैं और एक CH3 आप बोल रहे हैं और है, तो इसका मतलब ये हुआ सर 2 CH3 तो पहले से लगे हैं और एक CH3 और है जो आप बोल रहे हैं। आप समझ लीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये भी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, यानी इससे भी ये बनेगा और ये दोनों लोग आपको 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की तरफ इशारा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ X और Y की वैल्यू या तो H और C2H5 ले ली जाए या CH3 ले ली जाए। सो सही आंसर जो होंगे, इसके 2 आंसर करेक्ट लगते हैं, वो ये दोनों। अब देखो, मेंस लेवल पर तो 2 आंसर नहीं आएंगे, बट हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम मेंस लेवल की सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस करें। हमारा पर्पस ये है कि थोड़ी सी क्लैरिटी हो, इनमें से कोई एक ऑप्शन से रिलेटेड सवाल आएगा तो सवाल तो किया जा सकता। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल। और पुराना सवाल है, लेकिन आप इस तरह के सवाल बनते हैं, आसान सवाल हैं। अगर मैं ब्यूटेन 2,3 डायोल की बात करूं तो ब्यूटेन 2,3 डायोल कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो ब्यूटेन 2,3 डायोल है, अगर मैं उस ब्यूटेन 2,3 डायोल को बनाऊं तो ये है ब्यूटेन 2,3 डायोल। एक पॉसिबिलिटी ये ले लेते हैं, एक यहां बना लेते हैं और एक ब्यूटेन 2,3 डायोल यहां बना लेते हैं। आप बल्कि एक और बनाते हैं, एक ब्यूटेन 2,3 डायोल यहां बनाते हैं। ये सर, ये 4 ब्यूटेन 2,3 डायोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कोशिश कर रहे हैं जरा बना के देखते हैं। आप देखिए इसमें कर क्या रहा हूं मैं। एक जो ब्यूटेन 2,3 डायोल बनाना चाह रहा हूं वो ये है, दिस इज ब्यूटेन CH3, इधर भी CH3, एंड सिंस दिस इज डायोल सो इट विल बी लाइक OH इधर, H इधर, OH इधर और H इधर। सर एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये CH3 है, इधर भी CH3 है, OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर। सर एक पॉसिबिलिटी ये है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी ये कि ये दोनों CH3 हैं, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है, ये CH3 है, ये CH3 है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है। सर ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो मुझे लगती हैं कि घूम फिर के बन सकती। हाँ बिल्कुल सही है सर, 4 पॉसिबिलिटी। लेकिन सर इसमें आपने ध्यान नहीं दिया, जो आपने पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाया, सर इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो जो पहला वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर तो प्लेनोसिमेट्री है सर, दिस शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने कहा मतलब सर देखिए, पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्लेनोसिमेट्री आ रही है, आप देख पा रहे हैं पहले वाले स्ट्रक्चर में प्लेनोसिमेट्री है। और आप बता रहे थे कि फिजिक्स में इस बारे में बात हो चुकी है हमारी कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन मिल जाए जो मॉलिक्यूल को बिल्कुल 2 हिस्सों में बांट सके, उसे प्लेनोसिमेट्री कहा जाता है। और जिस मॉलिक्यूल में इस तरह का कोई भी प्लेन एग्जिस्ट करे, वो अपनी मिरर इमेज को सुपरइंपोज करता ही करता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। तो मैंने कहा ठीक है सर, चला इस बात को प्रूव करके दिखाइए। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, दिख रहे हैं? हाँ सर, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस दिखते हैं तो फिर तो जो मुझे समझ में आता है वो ये कि ये जो मिरर इमेज है, अगर आप ये प्रूफ करके दिखाना चाहें कि ये दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रहे हैं कि नहीं, तो सर ये प्रूफ करके दिखाया जा सकता है। आप समझिएगा जरा बात को, ये प्रूफ करके दिखाया भी जा सकता है। कैसे प्रूफ करके दिखाया जाएगा, जरा इसके बारे में बात करते हैं। आप बताइए कैसे ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे, कैसे ये सुपर इंपोज करने वाले लोग नजर आते हैं? तो सर ये दोनों मुझे सुपर इंपोज करने वाले लोग नजर आते हैं। कैसे? सर देखिए, आप देख नहीं पा रहे हैं क्या? इसको पकड़िए, ऐसे पलट दीजिए, सुपर इंपोज कर जाएगा। इसमें क्या है सर? इसको घुमा देते हैं और इसको सुपर इंपोज कर देते हैं। बस यही तुम्हें बताना था, इसलिए मैंने इतनी टाइम लगाई। सर ऐसा नहीं करते हैं।
अगर आप इसको घुमाएंगे तो सुपर इंपोज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मतलब घुमा के सुपर इंपोज करने के बारे में सोचे तो गलत सोच रहे हैं। इसलिए क्योंकि फिशर का मानना यह है कि जो लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं उन लोगों को आउट ऑफ द प्लेन कंसीडर किया जाता है। यानी फिशर का कहना यह है कि जो भी फिशर प्रोजेक्शन है वो फिशर प्रोजेक्शन कुछ यह कहता है कि जो लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं दे आर आउट ऑफ द प्लेन, दे आर कंसीडर्ड टू बी आउट ऑफ द प्लेन, और जो लोग वर्टिकल लाइन पर हैं दे आर इन टू द प्लेन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि फिशर का कहना यह है कि सिचुएशन ऐसी होती है जो दिखाई वैसी जाती है। यह सिचुएशन, यही चीज इसके साथ भी है सर। यहां पर देखिए तो ये लोग इनटू द प्लेन माने गए हैं और ये लोग आपका आउट ऑफ द प्लेन माने गए हैं। यानी यहां पर ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये भी आपका OH आउट ऑफ द प्लेन है, ये H आउट ऑफ द प्लेन है और ये OH आपका आउट ऑफ द प्लेन है। अब आप ये कह रहे हैं कि सर मैं इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे रख दूंगा तो सुपर इंपोज कर जाएगा। अरे भाई जब आप इसको घुमाएंगे तो जो चीज अंदर है वो बाहर आ जाएगी, जो बाहर है वो अंदर आ जाएगी। भाई ये जो दो CH3 ग्रुप है जो इनटू द प्लेन है, जैसे आप इसको घुमाएंगे ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन आ जाएंगे। अब जब दोनों आउट ऑफ द प्लेन आएंगे और आप इसके ऊपर सुपर इंपोज कराएंगे तो कैसे सुपर इंपोज करेगा? एक अंदर एक बाहर है, ये दोनों बोलते हैं सुपर इंपोज करना। दिस इज नॉट सुपर इंपोजेबल। इसका मतलब ये हुआ सर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही है तो वो फिजिक्स वाले ने गलत बताया कि अगर आपके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आप ऑप्टिकली एक्टिव आप अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करेंगे ही करेंगे। उसने ये बताया सर इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है सर, ये POS है, और अगर ये POS है तो इसको मिरर इमेज को सुपर इंपोज करना ही चाहिए था। ये तो नहीं कर रहा है क्योंकि आप ये कह रहे हैं इसको घुमा के रख नहीं सकते, सीधा रख नहीं सकते, तो सुपर इंपोज कैसे कर रहा है? अरे भाई किया जा सकता है, आप सीधे ही घुमा दीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको सीधे ही रोटेट कर सकते थे। सर ऐसे घुमा दीजिए काम चल जाए, यानी मॉलिक्यूल को पकड़िए और ऐसे करके घुमा दीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए, खत्म हो गया। क्योंकि ऐसा घुमाने से जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा और जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। यानी आप अगर इस आदमी को रोटेट करते हैं तो रोटेट करके दोनों OH इस तरफ आ जाएंगे और उठा के इसके ऊपर रख दीजिएगा, ये दोनों सुपर इंपोज करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2,3 डायोल आपने लिए इसमें ये जो दोनों लोग हैं दे आर आइडेंटिकल। पहली बात ये दो नहीं क्योंकि दोनों सुपर इंपोजेबल हैं। दूसरी बात ये जो आपने एक आइसोमर बनाया है दिस इज अ मीजो कंपाउंड, ये मीजो कंपाउंड है, इसके पास 2 कायरल कार्बन है। जिस आदमी के पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो उसे मीजो कंपाउंड कहा जाता है। मीजो कंपाउंड का जो एक हिस्सा है वो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो दूसरा हिस्सा है वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉक रोटेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नेट रोटेशन 0 देखने को मिलता है। So this is a meso compound. They both are same. इसको सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें कुछ बताने के लिए मैंने इनको सेम बना दिया था। अदरवाइज दिस इज ओनली वन विच इज अ meso compound and they both are same. अब बचे 2 और लोग, ये दोनों सर इनके बारे में देखिए जरा। सुपर इंपोज तो ये भी कर जाएंगे सर, आप समझिए कि मैंने कहा कैसे? कह रहे सर देखिए ये दोनों भी तो मिरर इमेज है। हमने कहा अब ये दोनों भी अगर मिरर इमेज है तो इनको भी सुपर इंपोज करा के देखना पड़ेगा। सर जब आप इनको सुपर इंपोज करा के देखेंगे तो हो सकता है ये भी सुपर इंपोज कर जाए। तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा ये मिरर इमेज है। आप ये बताइए केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या बताया गया था? सर फिजिक्स में ये बताया गया था कि हम 2 लोग एक दूसरे को सुपर इंपोज तब करते हैं जब हमारे अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सर इस बार प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? सर देखिए ऐसे काटेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, ऊपर OH है नीचे H है, सर ये कटेगा नहीं, तो ऐसे में सर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। लेकिन सर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है कैसे है? सर देखिए इधर से चलेंगे ये मिलेगा, इधर से चलेंगे ये मिलेगा, सर ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, खेल खत्म, बात खत्म। सर जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करेगा, तो इसका मतलब इन दोनों को सुपर इंपोज करना चाहिए। अरे रुको यार, ये सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं। क्यों? सर आपका जैसा दिल करे सुपर इंपोज करा के देख लीजिए, ये सुपर इंपोज नहीं करेंगे। सर क्या ऐसे रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। क्यों? याद है? नहीं रख सकते थे। और सर अगर ऐसे घुमा के रखे, सर ऐसे घुमा के भी नहीं रख सकते थे क्योंकि जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। समझ रहे बात को? यहां पर कौन है? OH, और यहां पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। सर सुपर इंपोज नहीं करेंगे। लेकिन सर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है, आप कह रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है क्योंकि OH से OH, H से H मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है, अभी तो बताया देखो ना कि ये अगर आउट ऑफ द प्लेन होते हैं तो कैसे मिलेगा? भाई एक आदमी बाहर है, दूसरा आदमी भी बाहर है, कैसे मिल रहा है जरा बताइए? एक OH से चलोगे तो क्या तुम्हें OH बाहर मिलेगा? नहीं भाई, नहीं मिलेगा। यानी इस OH से चलने पर, मॉलिक्यूल के बीचों बीच से गुजरने पर OH नीचे होता तो मिलता, जबकि ये दोनों OH बाहर की तरफ है। सर इसके अंदर ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, सो दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दे बोथ आर एनांटियोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के एनांटियोमर्स, और ये साहब जो है इनमें से किसी भी एक की बात कर रहे हैं। ये जो साहब है दिस इज अ मीजो कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सवाल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, सो वी हैव 2 ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स एंड बोथ आर एक दूसरे के एनांटियोमर्स। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं।
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड्स एबीसी, ये तीनों एक दूसरे के क्या है वगैरह वगैरह ऐसे करके कुछ सवाल जानना चाहता है। तो देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है एक दूसरे के, ये जानने के लिए बेहतर ये है कि ये सब एक जैसे दिखें। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तो एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखने का मतलब सर ऊपर COH है, यहां भी COH है, तो ये सर हम इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, कुछ कुछ देखने से समझ में आता है। लेकिन सर यहां क्या है, यहां COH नीचे, तो एक काम करिए सर COH को ऊपर कर दीजिए। क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा सर, अभी आपने बताया था, इसको रोटेट कर दीजिए, ये पूरा सिस्टम रोटेट कर देते हैं। तो जब आप ये पूरा सिस्टम रोटेट करेंगे तो जो नई शक्ल दिखेगी वो कैसे दिखेगी सर, जो नई शक्ल दिखेगी COH ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही है, और ये COCH3 नीचे आ जाएगा, बहुत बढ़िया, COCH3 नीचे आ जाएगा, और सर ये दोनों OH रोटेट करके ऐसे करके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहां भी OH आ जाएगा और यहां पर भी OH आ जाएगा, और इस साइड H और H आ जाएंगे। सर ये आपका स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ये। अब ये तीनों ऐसे हैं जिसमें COH ऊपर है और COCH3 नीचे। अब इनको कंपेयर करना आसान है, कैसे कंपेयर करेंगे, अरे भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें COH को ऊपर किया है, वो स्ट्रक्चर और जो B स्ट्रक्चर है, ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। कैसे कैसे आइडेंटिकल है, आप ध्यान से देखिए, क्या ये आइडेंटिकल वाकई में लग रहे हैं, नहीं सर। A और B जो है, जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे तो जो OH के स्ट्रक्चर्स हैं वो OH हमारा लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और लेफ्ट साइड में जाने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो सकती हैं सर। अब ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ सर A और B एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो सकते हैं, लेकिन अब ये कुछ और स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहे हैं। आप चेक करिए, यानी अगर इस A को देखा जाए तो इस A में COCH3 ऊपर की तरफ था, बाकी में सब जगह COCH3 नीचे की तरफ है। तो अगर आप इस जगह पर COCH3 को नीचे ही लाना चाहते हैं तो एक तरीका यही बचता है कि COH इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे करके रोटेट कर दें। ऐसा करने से होगा क्या सर, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दें तो COH ऊपर आ जाएगा, दोनों OH लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन इनमें से अब किसी के पास नहीं है। बस ये दिखाई देता है कि अब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन रहे हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, जो ऐसे लोगों की मिरर इमेजेस हैं जो नॉन सुपर इंपोजेबल हैं, तो ऐसे में सर हर सूरत में दोनों एक दूसरे के एनाइंशोमर्स ही माने जाएंगे। इसके अलावा अगर ये कहता है कि A और B कौन है, तो A और B आपके एनाइंशोमर्स हैं। A और B आइडेंटिकल नहीं है। A और C कौन है, A और C एनाइंशोमर्स नहीं हो सकते। A और B डाइस्टीरियोआइसोमर्स नहीं हो सकते। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के एनाइंशोमर्स ही कंसीडर किए जाने चाहिए। थोड़ा सा अपने आप समझिए, समझ के देखो। देखने से ऐसा नहीं लगना चाहिए, देखो देखने से ऐसा लग रहा है दे आर आइडेंटिकल। देखो ना, देखो दोनों OH इधर है, दोनों OH इधर है, लेकिन अब ये भी तो देखो कि एक COH है ऊपर और यहां पर COCH3 ऊपर है। तो आपको अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो बेहतर यही है कि आप इसको इस सिचुएशन में लेके आए जैसा ये। तो ऐसा करने के लिए काम कर सकते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर देंगे, और जैसे आप पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे ये दोनों OH इस साइड आ जाएंगे, और इस साइड आते ही वो इसकी अब मिरर इमेज बन जाएंगे, और इसकी मिरर इमेज बनते ही ये दोनों एक दूसरे के एनाइंशोमर्स बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? बहुत आसान है, फटाफट सबके स्ट्रक्चर लिखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। सर अगर आप 2 ब्यूटीन बनाना जानते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, जो 2 ब्यूटीन है उछल उछल कर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती है, क्योंकि सर 2 ब्यूटीन में वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में रोटेशन चेक है, इस कार्बन से लगे दोनों लोग सेम नहीं है, इस कार्बन से लगे दोनों लोग सेम नहीं है, ये पक्का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगी। ये सिस और ट्रांस के फॉर्म में एग्जिस्ट जरूर करेगी। तो अगर मैं इसको सिस मान लूं तो इसका ट्रांसफॉर्म मुझे समझ में आता है, इसका ट्रांसफॉर्म भी बनेगा ही बनेगा, जिसमें H ऊपर और CH3 नीचे होगा। सर ये ट्रांस हो गया, बिल्कुल पॉसिबल है। इसी तरह से अगर प्रोपीन, सवाल ही नहीं उठता, प्रोपीन सर बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोपीन की जो शक्ल है वो क्या इसके अंदर रोटेशन चेक नहीं है? है, रोटेशन चेक तो है, लेकिन सर दो कार्बन जिनके बीच में रोटेशन चेक है उससे लगे हुए दो लोग बिल्कुल सेम है सर, उन दोनों को सेम नहीं होना था, तो ये आदमी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा 1 फिनाइल प्रोपीन है। 1 फिनाइल प्रोपीन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि प्रोपीन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और 1 फिनाइल प्रोपीन का मतलब तो सर ऐसा लगता है, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपीन। देख पा रहे हो, पहले कार्बन पर अब फिनाइल लगा दिया, दिस इज प्रोपीन, 1 2 3 कार्बन है, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपीन। सर ये हो सकता है सर ये सिस है,
और इसी का आप ट्रांस भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। दिस इज सी, ये डबल बॉन्ड सी, एक तरफ H है, एक तरफ H है और एक तरफ PH है। आप इसका ट्रांस भी बना सकते हैं, दिस इज ट्रांस। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये दोनों लोग ऐसे हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यही चीज 2 फिनाइल प्रोपीन हो जाती तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि 2 फिनाइल प्रोपीन कुछ ऐसा दिखाई देता, CH3, C इधर आ जाएगा PH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें फिर वही परेशानी आ गई, सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम। तो इसका मतलब ये हुआ, इस कंपाउंड में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करनी हो तो हमारे पास 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, जिसमें एक ब्यूटीन 2 है और एक 1 फिनाइल प्रोपीन। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। Which of the following compounds exhibits stereoisomerism? कौन? अरे बड़ा आसान है सर। स्टीरियोआइसोमरिज्म के लिए सर आपको ये देखना है कहीं आपका ऐसा तो कोई मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर प्लेनोसिमेट्री या सेंट्रोसिमेट्री ना हो। दूसरा, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही कार्बन कायरल है तो सर पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इसमें सोचने की जरूरत क्या है। तो आप चेक कर लेते हैं सर, 2 मिथाइल ब्यूटीन 1, मुझे लगता है सर ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। पहला वाला स्ट्रक्चर जब बनाएंगे 2 मिथाइल ब्यूटीन 1, तो सर ब्यूटीन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, दिस इज ब्यूटीन। और 2 पर मिथाइल लगाने के लिए आपको कुछ ये हरकत करनी पड़ेगी, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटीन। तो सर 2 मिथाइल ब्यूटीन तो कहीं से भी कोई कार्बन कायरल नहीं लगता, इसका मतलब ये आदमी ऑप्टिकल एक्टिव बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे की बात 3 मिथाइल ब्यूटाइन 1, 3 मिथाइल ब्यूटाइन 1 का क्या मतलब होगा? 3 मिथाइल ब्यूटाइन 1, तो सर ये आपका मिथाइल लग गया और ब्यूटाइन 1 आपका ये होगा। ये कहीं से भी 1 2 3 4, ये भी कहीं से भी इसके अंदर कोई कार्बन कायरल नहीं है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। इसी तरह से 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड कैसा होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड जो है वो ऐसा होना चाहिए, ये है आपका ब्यूटेनोइक एसिड। सर इसके अंदर भी कोई भी कार्बन कायरल नहीं लगता, ये भी नहीं हो सकता, हटा दीजिए। तो फिर जो ऑप्शन बचा वो लास्ट वाला बचा, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये ठीक लगता है सर। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक कैसा होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक ऐसा होगा, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक। अब आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन चीख चीख के कह रहा है कि मैं कायरल, और अगर ये कायरल है तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव। व्हाई? बिकॉज द कंपाउंड हैविंग ओनली 1 कायरल कार्बन, इट इज पक्का ऑप्टिकली एक्टिव। हां, एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो आप समझ लीजिएगा वो एक्टिव हो भी सकता है, वो एक्टिव नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन पीओएस एंड सीओएस। अगर आपके अंदर पीओएस सीओएस जैसा कुछ हो गया तो समझ लीजिएगा आप ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जिन कंपाउंड्स के अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो और प्लेनोसिमेट्री या सेंट्रोसिमेट्री की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उनको मीजो कंपाउंड्स की कैटेगरी में डाला गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहना चाह रहा है कि ये बताइए द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ EFGR। EFG, ये देखिए आप, EFG देखिए, एक तो बड़ा क्लियर हो गया सर। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देखकर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट एक चीज क्लियर है सर, दिस इज कीटो फॉर्म। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज कीटो, और इस कीटो की इनॉल मैं जरूर लिख सकता हूं जो कि ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म लगती है, दिस इज इनॉल। यानी एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये इनॉल है मेरा, और इसको देखूं तो मुझे तो ये भी इनॉल ही लगता है सर, दिस इज आल्सो इनॉल, ये भी उसी का इनॉल। यानी अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो EF एंड G है, EF एंड G आर रेजोनेंस। माय गॉड, EF और G आर बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं, बिकॉज रेजोनेंस की तो पहली कंडीशन यही है कि कोई एटम अपनी जगह छोड़ नहीं सकता। एटम जहां है वो वहीं दिखाई देगा, जो नचाना है नचा लो, लेकिन किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। एटम या न्यूक्लियस मूव नहीं करना चाहिए। सर इसमें तो लोग पता नहीं कहां से कहां जा रहे हैं, H यहां से यहां, यहां से वहां कूद काट के सर बैंड बजी पड़ी है, इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो नहीं। फिर क्या है? EF एंड EG आर टॉटोमर्स, EF एंड EG, बिल्कुल सही सर, EF एंड EG दे आर टॉटोमर्स, नो डाउट EF एंड EG आर टॉटोमर्स। F एंड G आर ज्योमेट्रिकल, F एंड G आर ज्योमेट्रिकल, बिल्कुल सही कहते हो। OH और CH3 की पोजीशन को चेंज किया गया है, ये पक्का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने की कहानी है, बिल्कुल सही है। F एंड G आर डाइस्टीरियोआइसोमर्स, F एंड G आर, शाबाश, ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है सर। डाइस्टीरियोआइसोमर्स, डाइस्टीरियोआइसोमर्स तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर पढ़ा था हमने, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में थोड़ी ना कोई अब डाइस्टीरियोआइसोमर्स होते हैं, कैसी बातें करते हो। डाइस्टीरियोआइसोमरिज्म की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसे 2 स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहा, ऐसे 2 स्टीरियो आइसोमर्स जो दो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, वो डाइस्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं। और इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमर्स भी एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इसलिए एक दूसरे के डाइस्टीरियो आइसोमर्स बोले जाते हैं। यानी अगर आप डाइस्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन की बात करें तो डाइस्टीरियो आइसोमर्स का मतलब यह है स्टीरियो isomers which are not mirror images, which are not
mirror images to each other are called distereoisomers. समझिए बात, यानी ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो मिरर में, क्या ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर्स हैं? हाँ सर, दे आर ज्योमेट्रिकल स्टीरियोआइसोमर्स। ठीक, तो सर क्या ये मिरर इमेजेस है? नहीं। तो फिर ये कौन है? ये डाइस्टीरियोआइसोमर्स है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी एक दूसरे के डाइस्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। डायस्टीरियोआइसोमर्स, दे आर ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरियोआइसोमर्स। जनरली बच्चों को लगता है डाइस्टीरियोआइसोमर वाली बातें सर वो ऑप्टिकल में देखने को मिलती है, ज्योमेट्रिकल में डाइस्टीरियोआइसोमर जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। डेफिनेशन के हिसाब से ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात ही नहीं है। डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे दो स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है उन्हें डाइस्टीरियोआइसोमर्स कहा जाता है। बस क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इनमें से कौन से आदमी ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहे हैं? तो अगर ये देखना है कि इनमें से कौन से आदमी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहे हैं, तो सर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशंस का आइडिया होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो कर सकता है, कौन नहीं शो कर सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बड़ी सेट कंडीशंस, अगर उन कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि कम से कम उस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन चेक जैसा कहीं दिखाई देना चाहिए। तो मैंने कहा भाई रोटेशन चेक किस वजह से हो सकता है? तो हम सब जानते हैं रोटेशन चेक जो है वो पाई बॉन्ड की वजह से हो सकता है, और वो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है, और साथ ही साथ उस सिस्टम में एक रिंग सिस्टम भी हो सकता है। यानी रिंग सिस्टम भी रोटेशन चेक की तरफ इशारा करता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर बोलूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई लोहे का स्ट्रॉन्ग वायर हो, मजबूत वायर ले लेते हैं लोहे का, और उस मजबूत वायर से एक आप फ्रेम बनाइए, सपोज 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, तो उस 6 मेंबर रिंग का एक फ्रेम बना लिया मैंने। अब आप उस फ्रेम में से किसी भी एक कोने को जब आप घुमाएंगे तो आप समझिए, सोच के देखिए, वो पूरी रिंग एक साथ घूमेगी ऐसे, और पूरी रिंग का एक साथ घूमना, इसे रोटेशन नहीं कहते। तो इसका मतलब ये हुआ सर रिंग सिस्टम में भी दो कार्बन एटम्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सो रिंग सिस्टम और अ पाई बॉन्ड सिस्टम अगर आपके पास है तो ये पहली कंडीशन होगी जिसको आप रोटेशन चेक की कंडीशन बोलते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक, दूसरी बात क्या है सर? जिन दो एटम्स के बीच में रोटेशन चेक हो रहा है उन दोनों एटम से जो दो ग्रुप लगे हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन होनी चाहिए। और तीसरी एक और छुपी हुई कंडीशन है कि जिन दो एटम्स के बीच में रोटेशन चेक है उनमें से किसी भी एक तरफ के कार्बन एटम से लगे दो लोगों को अगर फिक्स कर दिया जाए तो दूसरी तरफ के कार्बन से लगे दो लोगों को रोटेट करने से, यानी उल्टा करने से, किसी एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए। अगर वो रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कर रहा हूं, जबकि एक्चुअली वो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं माने जाएं। यानी पहली कंडीशन है रोटेशन चेक की, दूसरी कंडीशन है जिन दो एटम्स के बीच में रोटेशन चेक है उन दोनों एटम से लगे दोनों लोग सेम नहीं होने चाहिए, ना इधर वाले दोनों सेम होने चाहिए ना इधर वाले दोनों सेम होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन यह है एक तरफ के दो लोगों को फिक्स करके अगर दूसरी तरफ के दो लोगों को रोटेट किया जाए तो किसी भी एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ रिलेटिव डिस्टेंस बदलनी चाहिए। यानी पहले डिस्टेंस कुछ और थी और घुमाने से डिस्टेंस किसी एक ग्रुप के साथ बदल गई। अगर ऐसा हुआ तो आपने स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज किया है जिसकी वजह से आपने एक आइसोमर बनाया है जिसको आप क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है? तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो अब ऐसे में कंडीशंस का जहां तक सवाल है वो देखी जा सकती हैं। सर पहला वाला आदमी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो फिर करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों को ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में रोटेशन चेक है। इस कार्बन से लगा एक आदमी हाइड्रोजन है और इस कार्बन से भी लगा एक आदमी हाइड्रोजन है। तीसरी कंडीशन ये थी कि किसी भी एक आदमी को दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट करें तो रिलेटिव डिस्टेंस बदलनी चाहिए। सर बदल भी रही है, आप समझिए। अब यहां भले ही ना समझ पा रहे हो लेकिन मैं इसको अलग से समझा सकता हूं, और अलग से समझाने का तरीका यह है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो 5 मेंबर रिंग है, अगर मैं इस 5 मेंबर रिंग को कुछ ऐसा बनाता हूं समझाने के लिए, ये 5 मेंबर रिंग और दोनों के अगल बगल मिथाइल, तो ऐसा पॉसिबल है कि सर एक CH3 ऊपर हो एक H नीचे हो, एक CH3 ऊपर हो और उसी का H नीचे हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है सर। और दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है फिर? सर दूसरा स्टीरियो आइसोमर बन सकता है एक CH3 ऊपर हो H नीचे हो, एक H ऊपर हो और CH3 नीचे हो। ऐसा करने से हुआ क्या सर? ऐसा करने से रिलेटिव डिस्टेंस बदल गई। आप समझिए इन दोनों CH3 के बीच की जो दूरी है वो D1,
और इन दोनों, वही दोनों CH3 जिनमें एक आदमी को नीचे कर दिया गया, ये डिस्टेंस D2 हो गई और मुझे समझ में आ रहा है सर D2 इज ग्रेटर देन D1। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर, एक तरफ के कार्बन को फिक्स करके दूसरे तरफ के कार्बन से लगे दोनों लोगों को रोटेट करने से किसी एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रही है। और अगर ये डिस्टेंस चेंज होती है तो इसका मतलब आपने आइसोमेरिज्म शो की है, स्पेशल आइसोमेरिज्म जिसे आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो चल रहा। ठीक है। ये तो सर ऐसे में सर ये पहला वाला आदमी पक्का GI शो करेगा, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे वाले के पास चलते हैं, तीसरे वाले के पास चलते हैं, चौथे वाले के पास चलते हैं। सर तीसरा वाला तो बहुत ऑब्वियस है। तीसरा वाला सर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड कार्बन से लगे दो लोग और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगे दो लोग सेम नहीं है सर, ये भी पक्का GI शो करेगा ही करेगा। सर थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो इस कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम का होता है। इस कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम में क्या करना है, तो देखो इसमें बड़ा आसान है, तुम चाहो तो इस बात को ध्यान कर सकते हो। जो कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम्स होते हैं वो उनके लिए ये बोला जाता है, हालांकि मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना के ये चीज बता भी सकता हूं कि जो हमारा कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम है उसमें सपोज मैं एक सिस्टम ले रहा हूं, ये वाला, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बात कर रहा हूं। एक सिस्टम ले रहा हूं ये वाला, ग्रुप्स बदल देते हैं कुछ, समझो बात को। जैसे यहां पर जो ग्रुप्स ले रहे हैं वो ये ले लिया जाए, इधर A ले लेते हैं, इधर B ले लेते हैं, इधर कुछ और ले लेते हैं, इधर कुछ और ले लेते हैं। ठीक, अब मैं अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बने? जब आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो आप समझिए इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। तो अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये कार्बन ये कहेगा मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका मतलब मैं अपना एक S और दो P हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स करूंगा और मिक्स करके मैं तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा। तुमने केमिकल बॉन्डिंग में यह पढ़ा है कि जब एक कार्बन और अपना एक S और दो P मिक्स करता है तो तीन लोगों की मिक्सिंग तीन ही लोगों को पैदा करती है जिनका नाम sp2 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 होता है। चलिए ठीक है सर, ये बताइए आपके पास P थे कितने? तो तीन थे। आपने मिक्स कितने किए? दो मिक्स किए, तो बचा कितना? एक बच गया। सर वो दो कौन से थे जो मिक्स किए? उसने कहा कोई भी दो ले लो। तो हमने कहा ठीक है सर, एक px और py ले लेते हैं, pz को मिक्सिंग से बाहर रखते हैं, यानी मिक्सिंग में pz इन्वॉल्व नहीं है, सो pz इज स्टिल माय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं। ठीक, लेकिन सर क्योंकि मिक्सिंग में आपने px py को इन्वॉल्व किया, इसलिए वो जो तीन sp2 लोब्स बनेंगे वो xy प्लेन में होंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि सर एक sp2 ये है, एक sp2 ये है और एक sp2 ये है, दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर। इस sp2 से सर a का ओवरलैपिंग हो गया सिग्मा, इस sp2 से b की ओवरलैपिंग हो गई सिग्मा। सर साथ ही साथ एक p ऑर्बिटल आपका पूरा प्योर एटॉमिक p ऑर्बिटल बच गया, वो प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल डंबल जैसा, ये दिस इज प्योर p। कौन सा मान लेते हैं? सपोज दिस इज pz, और क्योंकि ये px py की मिक्सिंग से sp2 बना है तो इसका मतलब दिस शुड बी इन xy प्लेन। सर ये जो a और b है ये xy प्लेन में होने चाहिए। चलिए ठीक है, अगले कार्बन पर चलते हैं। अगले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर वो भी sp2 है। अगर वो sp2 है तो इसका मतलब एक sp2 ये होगा। अब ये बताइए अगर उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसने भी p ऑर्बिटल दो मिक्स किए होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, वो कौन से दो p होंगे? वो कह रहा भाई कौन से दो होंगे ये मुझे नहीं पता, कौन सा नहीं होगा ये बता सकता हूं, वो pz नहीं हो सकता, यानी मुझे pz को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर pz हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया तो इस बगल वाले pz के साथ पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? क्योंकि अगर इधर का pz खाली है तो इधर का भी pz होना चाहिए जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ताकि ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना सकें? पाई बॉन्ड। तो इधर मतलब हुआ कि अगर pz को छोड़ना है तो मिक्सिंग में कौन जाएगा? सर अगर pz को छोड़ना है तो इधर भी मिक्सिंग में px py ही जाएंगे, तो ax px और py के जाने से जो तीन sp2 लोब्स बनेंगे वो फिर से xy प्लेन में ही आएंगे। ये c के साथ सिग्मा बॉन्डिंग हो गई और ये डी के साथ सिग्मा बॉन्डिंग हो गई, और बच कौन गया? सर एक प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल बच गया। कौन सा? pz। अब क्या होगा? सर ये pz आपस में उछल उछल के ओवरलैप कर लेंगे और इस ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन जाएगा ये वाला। अब आप देख पा रहे हैं सारे सिग्मा बॉन्ड्स और सारे पाई बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सर ये ऐसा करने से एक चीज और समझ में आती है सर, क्योंकि यहां पर भी px py का इन्वॉल्वमेंट है, सो ये दोनों भी xy प्लेन में ही होंगे। यानी पता क्या चला? पता ये चला कि लेफ्ट साइड के दोनों लोग XY प्लेन में है, राइट साइड के दोनों लोग XY प्लेन में है। इससे ये पता चला कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड ऑड नंबर में है, ये कितने पाई बॉन्ड है? एक। इसी तरह से अगर कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड्स लगाए जाएं ऑड नंबर में तो इससे यह पता चलता है कि इधर से लगे दो लोग और उधर से लगे दो लोग सेम प्लेन में होते हैं। दिस इज जनरल। यानी अगर मैं इसी के नीचे जनरलाइज करूं तो क्या करूंगा? जनरलाइजेशन यह है कि इसके नीचे अगर आप जनरलाइज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं दिस इज ए सी बी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, यहां पर आ गया सी और यहां पर आ गया डी। अब ऐसे में अगर ये कॉन्टिन्यूअस ऑड पाई बॉन्ड सिस्टम है, ये एक है ना, एक मतलब ऑड होता है, तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑड पाई बॉन्ड्स,
अगर कॉन्टिन्यूअस ऑड पाई बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ ए बी एंड सी डी आर इन सेम प्लेन। ये दोनों लोग और वो दोनों लोग सेम प्लेन में होंगे अगर ये ऑड कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम है तो सेम प्लेन। और जब बातें सेम प्लेन की होती हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब दोनों लोग सेम प्लेन में होते हैं तो किसी भी एक तरफ के दो लोगों को फिक्स करके दूसरी तरफ के दो लोगों को रोटेट करने से रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होती है। क्योंकि देखो ऐसा करने से इन दोनों फिंगर्स को देखो, इन दोनों फिंगर्स की D1 डिस्टेंस है, ये देखिए D1, और जैसे आप रोटेट करेंगे सर ये D2 बन जाएगी, ये डायगोनल बन जाएगा, और डायगोनल हमेशा नॉर्मल से ऊपर वाले से बड़ा होता। यानी अगर आपने ये दोनों लोगों को प्लेन में ले लिया तो रोटेट करने से रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होती ही है किसी एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो बिल्कुल करते हैं। बात समझ रहे हो? यानी ये बिल्कुल साफ समझ में आता है कि इस केस में जब आप सी और डी को रोटेट करेंगे तो ए की डिस्टेंस सी के साथ अगर अभी D1 है तो सी को नीचे करते ही वो डिस्टेंस D2 हो जाएगी और D2 डायगोनल बन जाएगा, और डायगोनल हमेशा ऊपर वाली लाइन से बड़ा होता। यानी ऐसा सिस्टम जीआई शो करेगा। ये इस तरह का सिस्टम जो ऑड कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम वाला है वो जीआई कर सकता है। और करने की लेकिन कंडीशन वही है, ए शुड नॉट इक्वल टू बी एंड सी शुड नॉट इक्वल टू डी। सी और डी बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक, अच्छा, इसी में अगर मैं कॉन्टिन्यूअस ऑड पाई बॉन्ड सिस्टम की बात ना करके इवन पाई बॉन्ड सिस्टम की बात करूंगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो तुम याद कर सकते हो। अगर मैं इवन पाई बॉन्ड सिस्टम की बात करूं, दिस इज इवन पाई बॉन्ड्स, इवन पाई बॉन्ड्स। तो अगर आप इवन पाई बॉन्ड सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं और इसको ध्यान भी कर सकते हो, ऑर्बिटल डायग्राम से तुम बना के देख भी सकते हो। इस बार ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और अगर ए बी सी डी परपेंडिकुलर हैं तो जीआई आप कभी शो नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप जीआई शो नहीं कर पाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर ये दोनों लोग परपेंडिकुलर हैं, यानी दो लोग इस प्लेन में हैं और ये दोनों इस प्लेन में ऐसे, अब अगर आप ये कहते हैं कि एक आदमी को दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट करने से रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो आप करके देख लीजिए नहीं हो रही। कैसे सर? जैसे आप जैसे इस टाइम पर इन दोनों फिंगर्स की डिस्टेंस देखते हैं, क्या? D1। ठीक, फिर जब आप इसको इस तरफ करेंगे तो भी D1, मतलब इधर से नापो चाहे उधर से नापो डिस्टेंस तो D1 ही रहेगी ना। यानी अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो ऐसे में सर किसी भी एक आदमी को रोटेट करने से रिलेटिव डिस्टेंस किसी ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ चेंज नहीं होती है, और इसी वजह से ऐसा सिस्टम जीआई कभी शो नहीं करता। यानी जिस तरह से कंटिन्यूअस ऑड सिस्टम्स की बात की गई थी वो जीआई कर सकता है, कंटिन्यूअस इवन सिस्टम जीआई पाई बॉन्ड सिस्टम कभी जीआई कर ही नहीं सकता। तो अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं इस सवाल में तो अब आप चेक कर सकते हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑड इवन सिस्टम, और अगर ये इवन हो गया तो मुझे लगता है मुझे दिमाग नहीं लगाना, ये किसी भी सूरत में कम से कम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हाँ, ये सर देखिए 1 2 3 सर दिस इज ऑड पाई बॉन्ड सिस्टम, और अगर ये ऑड पाई बॉन्ड सिस्टम है तो ये कर सकता है विद द कंडीशन ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, नहीं है, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, नहीं है। सर ये आदमी जीआई पक्का शो करेगा, बात करो। यानी इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑड पाई बॉन्ड सिस्टम जीआई शो करेगा। इसलिए जो आदमी जीआई शो नहीं कर सकता वो हमारा डी ऑप्शन होना चाहिए, बाकी सारे लोग हमारे जीआई शो कर सकते हैं। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। Number of stereo centers and stereoisomers. स्टीरियो सेंटर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। सो स्टीरियो सेंटर्स वो होंगे जिस लोकेशन या जिस एटम या जिस बॉन्ड के अलोंग आप स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करते हो। स्टीरियो आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल भी आता है और ऑप्टिकल भी आता है। तो सर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि इस कंपाउंड के अंदर मुझे 3 कायरल सेंटर्स दिखाई देते हैं। सर एक कायरल सेंटर ये है एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल कार्बन ये है। सर मुझे 3 कायरल कार्बन नजर आते हैं। सो यू हैव 3 स्टीरियो सेंटर्स विद दिस अनसिमेट्रिक सिस्टम, एंड इफ इज अनसिमेट्रिक सिस्टम डिसिमिलर एंड सिस्टम, द टोटल स्टीरियो अगर आपको निकालने ही है तो बहुत आसान है। टोटल स्टीरियो हमेशा 2 की पावर n होते हैं फॉर डिसिमिलर सिस्टम, एंड दैट इज इक्वल टू 8। यानी मुझे ऐसा लगता है कि स्टीरियो सेंटर्स का जहां तक सवाल है वो 3 है, और स्टीरियो आइसोमर्स का जहां तक सवाल है वो कुल मिला के 8 देखने को मिलेंगे, बिकॉज दिस सिस्टम इज डिसिमिलर एंड सिस्टम हैविंग n और 3 कायरल सेंटर, 3 स्टीरियो सेंटर। एनी डिसिमिलर एंड सिस्टम हैविंग 3 स्टीरियो सेंटर, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर शुड बी 8, 2 raised to power 3। क्लियर?
विच आर द फॉलोइंग स्टेबल कन्फॉर्मर, अब तो बात हो चुकी है सर। देखिए अब इस सवाल को दोबारा क्या करना सर। स्टेबल कन्फॉर्मर वही होता है जिसमें वैन डर वाल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम होगा। तो अगर आप वैन डर वाल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम देख रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर होगा, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है सर वो तभी होगा जब वैन डर वाल स्ट्रेन या टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम की कंडीशन यही थी कि आप स्टैगर्ड फॉर्म में रहें, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म में रहने से फायदा होता है। अब ये बताइए, अगर मैं ऐसे तुमसे पूछूं कि इनमें कौन से मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है या टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम, तो देखो ऐसा है कि अगर मैं थ्योरेटिकली समझूं तो मुझे समझ में आ रहा है इन चारों में टॉर्शनल स्ट्रेन बराबर है, बिकॉज टॉर्शनल स्ट्रेन ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इन सब में बॉन्ड पेयर रिपल्शन के लिए डायहेड्रल एंगल सिमिलर, सब जगह पे एंगल सिमिलर आ रहे हैं सर। कहीं पर भी आप बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी कोई बहुत ज्यादा अंतर में नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ सर, मुझे ऐसा लगता है कि टॉर्शनल स्ट्रेन जो है अब में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है सर? डिसाइडिंग फैक्टर वैन डर वाल स्ट्रेन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और वैन डर वाल स्ट्रेन तब मिनिमम आता है जब लोग दूर होते हैं, तो ऐसे में सर दूर वाला आदमी ढूंढते हैं। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है सर, वो ये कि सर अगर आप मोटे लोगों की दूरी की बात करते हैं तो मोटे लोगों की दूरी सर यहां अच्छी खासी दिखाई देती है। कैसे सर? आप देखिए जैसे यहां पर CS3 मोटे मोटे दूर हो ही गए, और OH भी सर ठीक ठाक लोग हैं सर, ये भी दूर हो गए, मस्त हो गया सर। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर वैन डर वाल स्ट्रेन तो टॉर्शनल स्ट्रेन तो मिनिमम था ही, क्योंकि समझ रहे बात को, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा दूर है, वैन डर वाल स्ट्रेन भी मिनिमम हो गया। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ एक ऐसा सिस्टम बनता है कन्फॉर्मर्स के अंदर जिसकी गॉच फॉर्म या स्क्यू फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, गॉच स्क्यू फॉर्म्स की स्टेबिलिटी हमेशा सिर्फ उन्हीं जगहों पर ज्यादा हो सकती है जहां इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो कम से कम इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर ध्यान में रखा जाए तो जो और समझदारी वाला ऑप्शन दिखाई देता है वो सी दिखाई देता है। अगर आप देखें तो CS3 तो एक दूसरे से दूर हैं ही, साथ ही साथ OH और H आपस में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबल होंगे, जिसकी वजह से इन लोगों की स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो ऑप्शन है वो समझ सर, याद है कि इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां पर भी होगी, हाँ, लेकिन फिर CS3 भी तो पास में आ गए ना, तो यहां पर भी तो वैन डर वाल रिपल्शंस देखने को मिलेंगे ना, यहां वैन डर वाल रिपल्शंस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपसे पूछा गया है सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा फिर हमें सी लगता है, क्योंकि वैन डर वाल रिपल्शंस मिनिमाइज हो रहे हैं CS3 के, और OH के बीच में जो भी रिपल्शंस हैं वो उनकी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नलिफाई हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर जानना चाहते हैं कि भाई अगर X की शक्ल ऐसी है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? तो बड़ा आसान है सर, अगेन दिस अ डिसिमिलर एंड सिस्टम, दिस इज अगेन अ डिसिमिलर एंड सिस्टम। और अगर ये डिसिमिलर एंड्स का केस है तो ऐसे में सर जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं वो 2n बनते हैं। आप n इज द स्टीरियो सेंटर, वो एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा एटम या एक ऐसा बॉन्ड जिसके अलोंग वो सिस्टम GI शो कर सकता है, आपको वो ढूंढना है। तो मुझे लगता है सर इसमें इतनी अकल क्या लगानी है, एक तो चीख चीख के कह रहा है कि मैं कार्बन हूं कायरल, बहुत बढ़िया, और एक कह रहा है मैं डबल बॉन्ड हूं। मैंने कहा ठीक है, आप दोनों स्टीरियो सेंटर हो सकते हैं, चेक करते हैं। सर देखिए कार्बन कायरल है, ये तो स्टीरियो सेंटर होगा ही होगा। सर ये डबल बॉन्ड, अब बताइए स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड से लगे दोनों लोग सेम नहीं, ना इधर ना उधर। सो दिस अगेन एन स्टीरियो सेंटर। मेरे पास दो स्टीरियो सेंटर हैं, और जिस मॉलिक्यूल में दो स्टीरियो सेंटर होते हैं वो 2 की पावर 2 की वजह से 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनाता है। द आंसर शुड बी 4। समझिए बात, कुछ समझ में आई बात? नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुपर इंपोजिबल। सुपर इंपोजिबल तो वो लोग होने चाहिए ना जो एक जैसे ही है, तो सब चढ़ जाएंगे सवाल, उसमें क्या सोचना। तो सर सुपर इंपोजिबल बना लीजिए, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि सर थोड़ा गड़बड़ ये लगता है कि सारे लोग एक जैसे दिख नहीं रहे हैं, मतलब समझ रहे, हम ऐसे कैसे सुपर इंपोज कराएंगे, इसको यहाँ ऊपर BR है, यहाँ H है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो एक काम करते हैं सर, थोड़ी सी अकल लगाते हैं और इन सबको सिमिलर फॉर्मेट में ले आते हैं। सिमिलर फॉर्मेट मतलब ऐसा करते हैं कि जैसे सर मिथाइल, जनरली कार्बन को हम वर्टिकल लाइन पर रखते हैं तो सब जगह पे मिथाइल ऊपर नीचे आ जाए। सर जब सब जगह के मिथाइल ऊपर नीचे आ जाएंगे तो उनको देखकर अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि कौन एनाइंशोमर है, कौन सुपर इंपोजिबल हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो लेकिन सर ये काम करने के लिए कुछ मुश्किलात हमारे सामने आ रही हैं। देखिए यहां तो मिथाइल ऊपर नीचे है सर, बाकी सब में मिथाइल ऊपर नीचे नहीं, तो ऊपर नीचे करेंगे कैसे? तो देखो अब यहां पर एक बात बोली जा रही है, सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इस जगह पर और इस जगह पर मिथाइल को ऊपर नीचे करना चाहता हूं, तो आप बताइए इस कार्बन से मिथाइल को ऊपर करने का तरीका क्या है? सर ये वाला मिथाइल ऊपर कर दीजिए और ब्रोमीन इधर ले आइए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने ये हरकत करी तो सर इसका मतलब इस कायरल कार्बन के अलोंग आपने एक एक्सचेंज किया। एक्सचेंज समझते हो ना, मैं उधर तुम इधर, दैट इज वन एक्सचेंज। तो इसका मतलब ये सर आपने एक एक्सचेंज किया है, और जब भी कभी किसी कायरल के अलोंग
ऑड एक्सचेंज होता है, 1, 3, 5, तो ऐसे में सर उस कायरल कार्बन की शक्ल ही बदल जाती है। आपको कुछ नहीं पता चलेगा सर, लेकिन वो बदल जाएगी। लेकिन मैं तो नहीं बदलना चाहता, मैं अपने मॉलिक्यूल को थोड़ी ना बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मिथाइल ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं अपने मॉलिक्यूल को चेंज कर दूंगा। सर मॉलिक्यूल तो वही रखना चाहते हैं, सिर्फ हम कुछ अपना फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस मिथाइल को ऊपर करके बीआर को नीचे करते हैं तो यू हैव वन एक्सचेंज, आपने एक एक्सचेंज किया जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आपको एक और एक्सचेंज करना पड़ेगा। वो क्या है सर, जब बीआर इधर आ जाए तो बीआर को यहां से पलट देना, यानी किसी भी एक कायरल के अलोंग जो आप इवन एक्सचेंजेस करते हैं, दैट इज एक्सचेंज नंबर 2, यानी किसी भी कायरल के अलोंग जब इवन एक्सचेंज किए जाते हैं तो उस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता। तो अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन है तो ऐसे में आप मस्त, कोई गड़बड़ नहीं है सर, देखने में लगे ना लगे सब सही है एकदम। अब देखिए हुआ क्या, पहले बीआर को इधर लाए, मिथाइल को ऊपर कर दिया, फिर बीआर को इधर कर दिया और एच को इधर कर दिया। तो अब इस यही काम नीचे भी करते हैं। मिथाइल को नीचे लाने के लिए उसको OH के साथ पलटना पड़ेगा, बिल्कुल पलटना पड़ेगा। कितने एक्सचेंज हुआ सर, दिस इज फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, ये तो एक हो गया, गड़बड़ हो गई, एक और करेंगे। तो जो OH यहां आया उस OH को यहां करेंगे और इथाइल को इधर करेंगे। दिस इज माई एक्सचेंज नंबर 2। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका जो नया शक्ल दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, इसकी जो नई शक्ल बनेगी वो नई शक्ल हमें ऐसी दिखाई देने वाली। और इसकी नई शक्ल जो ऐसी दिखाई देने वाली है, हम उसको अलग से बना लेते हैं। वो कैसा दिखाई देगा, ऊपर मिथाइल आ चुका, नीचे मिथाइल आ चुका। अब लेफ्ट और राइट में कौन कौन है जरा बताओ सर। आपने जब मिथाइल को ऊपर किया था तो बीआर इधर आया था, फिर सेकंड एक्सचेंज में बीआर उधर चला गया होगा और एच इधर आ गया होगा। सर यहां तो ये आ जाएगा, उधर क्या सीन होगा, उधर वाले में सर मिथाइल इधर आया होगा, OH उधर गया होगा, फिर OH इधर आया होगा, इथाइल उधर आया होगा। इसका मतलब ये हुआ सर, इधर तो इथाइल आ जाएगा और इधर आपका OH आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया। चलिए ठीक है, इसी तरह से सर इसको भी चेंज करते हैं, क्योंकि यहां भी मिथाइल को ऊपर नीचे करना है। अब तो तुम समझ गए, मिथाइल इधर करेंगे, बीआर को इधर करेंगे, ये हमारा फर्स्ट एक्सचेंज होगा, लेकिन एक एक्सचेंज गड़बड़ हो जाएगा, फिर बीआर को इधर कर देंगे, एच को इधर कर देंगे, ये हमारा सेकंड एक्सचेंज होगा। यहां तो मिथाइल ऑलरेडी नीचे है ही, तो यहां पर शक्ल कैसी बन जाएगी, यहां पर अगर शक्ल बनाए तो सर यहां भी मिथाइल ऊपर है, इधर भी मिथाइल नीचे है, और हुआ क्या सर, मिथाइल ऊपर, बीआर इधर, फिर बीआर इधर, यानी बीआर इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। और मैंने नीचे तो कुछ किया ही नहीं है, यहां OH है और यहां ET है। बहुत बढ़िया। और यहां भी चेंज करना है, हाँ यहां भी चेंज करना है सर, यहां भी वही करना है। मिथाइल ऊपर करेंगे, H नीचे करेंगे, फर्स्ट एक्सचेंज हो जाएगा, फिर H को इधर कर देंगे, बीआर को इधर कर देंगे, ये सेकंड एक्सचेंज होगा। और इसकी नई शक्ल कैसी दिखाई देगी, अब मिथाइल ऊपर नीचे आ चुका है, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल, और सर H इधर H उधर, यानी सर यहां बीआर आ चुका है, यहां H आ चुका है, और यहां तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ET इधर, OH इधर। अब आपके पास ये 4 लोग हैं जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, अब आप सब कुछ कंपेयर कर सकते हैं। आप बताइए, फर्स्ट को आप ध्यान से देखिए और थर्ड को ध्यान से देखिए। फर्स्ट और थर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर हैं सर, बीआर उधर है, ET इधर है, H इधर है, OH, सर दे आर आइडेंटिकल। निकालना क्या था, जो सुपर इंपोजेबल होंगे, सुपर इंपोजेबल वो लोग होंगे जो एक जैसे दिखते होंगे। सर फर्स्ट और थर्ड सुपर इंपोजेबल है, इसमें बिल्कुल अकल लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान। हाँ, इसके अलावा अगर वो पूछता है कि इनमें से एनांशियोमर्स कौन से हैं, सर एनांशियोमर्स वो हैं जो मिरर इमेजेस हैं, लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल। तो अब आप चेक करके देख लीजिए सर, ऐसा कोई है क्या हमारे पास मिरर इमेज, यही दोनों दिख रहे हैं सर। ये देखिए आप, सर ET इधर है, बीआर इधर, सर दे आर मिरर इमेजेस, यानी सेकंड एंड फर्स्ट, ये सेकंड है ना, हाँ सेकंड एंड फर्स्ट दे आर एनांशियोमर्स। इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुपर इंपोजेबल का आंसर निकालना था, द आंसर इज 1 and 3। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। If optical rotation produced by this is 36, then produced by this is what? तो ये हमें कैसे पता, हम दोनों नाप सकते हैं ऑप्टिकल रोटेशन सर, वो तो प्लेन पोलराइज लाइट का है, नहीं लेकिन फिर भी सवाल बनाने वाले ने कुछ तो अकल लगाई होगी, तो चलिए चेक करते हैं। सर इस आदमी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा अभी बताया था आपने, अगर मैं CH3 को कुछ वैसे लाऊं, क्योंकि वहां दोनों CH3 ऊपर नीचे हैं, तो यहां पर भी CH3 को ऊपर नीचे करता हूं मैं, CH3 इधर करता हूं, Cl इधर करता हूं, बिल्कुल सही है सर। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो एक एक्सचेंज हुआ। इस कायरल, किसी भी एक फिक्स कायरल के अलोंग ऑड एक्सचेंज उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता और इवन एक्सचेंज उसके कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन रखता। तो अगर आप ये काम करते हैं तो सर गड़बड़ हो जाएगी, आपके मॉलिक्यूल की शक्ल ही बदल जाएगी। अगर आप फिर भी रिटेन करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सचेंज और करना पड़ेगा सर, Cl को इधर करना पड़ेगा, H को इधर करना पड़ेगा, एंड दिस इज योर सेकंड एक्सचेंज। अब ये बताइए शक्ल कैसी बनती है सर, शक्ल अब आपकी ऐसी दिखाई देती है। ये 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं जिसमें एक CH3 ऊपर है, बल्कि CH3 लिख लेते हैं, जिसमें एक CH3 ऊपर है और
जिसमें एक CH3 ऊपर है और एक CH3 नीचे है। ठीक है, अब क्या होगा सर, Cl पहले इधर आएगा, फिर Cl उधर चला जाएगा, यानी इधर Cl आ गया, इधर H आ गया, इधर H पहले से है, इधर Cl है। अब बताइए इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? सर मुझे क्या पता कितना होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी अकल लगानी है। कैसे सर? अकल ये कहती है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास ये जो आपने लिखा है, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सर बात हो चुकी हमारी, जिसके पास पीओएस होती है सर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका ऊपर वाला हिस्सा अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक रोटेट करेगा तो नीचे वाला एंटी क्लॉक रोटेट करेगा। लाइट बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी कि सीधे घूमे या उल्टे, वो कहेगी ऐसी की तैसी, बिल्कुल बिना घूमे निकल जाएगी, एंड दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो दिस इज अ मीजो कंपाउंड, ये मेरा मीजो कंपाउंड है, हैविंग 2 chiral center, स्टिल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज मीजो कंपाउंड, और इस मीजो कंपाउंड का नेट रोटेशन तो हमें पता ही है कि वो 0 ही होना चाहिए। सो द ऑप्टिकल रोटेशन विल बी नेट 0। क्लियर है? चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। यहां पर वो जानना चाह रहा है कि साहब के अंदर जो है टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने, टोटल कायरल सेंटर्स कितने हैं वगैरह वगैरह, एसिमेट्रिक कार्बन। तो देखो थोड़ा सा अकल लगाते हैं। एक ऐसा कार्बन जो सिमेट्रिकली 2 हिस्सों में ना बांटा जा सके, दैट इज स्टीरियो सेंटर। जो सिमेट्रिकली 2 हिस्सों में ना बांटा जा सके उसे स्टीरियो सेंटर कहते हैं। सर देखिए sp2 के बारे में तो बात ही मत करिए, sp2 कार्बन को तो चेक ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज sp2 कार्बन तो आप प्लेनर है, उसको तो 2 टुकड़ों में काट ही सकते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर की क्या दिक्कत है? सर दिक्कत यह है, आप इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, तीनों sp2 हैं, 1 2 3, इनको छोड़िए। इसके अलावा देखते हैं सर ये वाला देखिए sp3, लेकिन इसको भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 2 हाइड्रोजन लगी हैं। जब किसी sp3 कार्बन पर 2 एक जैसे ग्रुप लग गए तो वो कायरल तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कायरल ढूंढने के लिए मुझे दिखाई देता है एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, देख पा रहे हैं, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला भी कार्बन, एक ये वाला भी कार्बन, और एक ये वाला भी कार्बन। मुझे कायरल जो दिखाई दे रहे हैं वो इतने सारे कार्बन कायरल दिखाई दे रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखें तो कुल मिला के ये कितने, 6 कायरल सेंटर्स। समझिए, यानी अगर आपको कायरल कार्बन्स ही कैलकुलेट करने थे तो टोटल कायरल कार्बन्स में एक ये होगा जिसके अंदर अनसिमेट्री है। समझ रहे? मतलब समझ रहे, वो सिमेट्रिक नहीं है, दिखाई दे रहा। ऐसे ये वाला कार्बन भी सिमेट्रिक नहीं है, ऐसे ये वाला कार्बन भी सिमेट्रिक नहीं है। ये सारे वो कार्बन एटम्स हैं जो सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसे में आप कायरल सेंटर्स जो हैं इनको कंसीडर कर सकते हैं। ये भी सिमेट्रिक नहीं है, इधर वाला भी 4 लोग अलग अलग लगे हैं, और इधर वाले में भी 4 लोग अलग अलग लगे हैं। कुल मिला के आपके पास 1 2 3 4 5 6 स्टीरियो सेंटर्स हों। अगर वो पूछता है इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने बनेंगे तो 2 की पावर 6 करके आप इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्स में टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स वो हैं जिनमें किसी भी तरह की सिमेट्री विच पॉजेस एसिमेट्रिक एटम्स, यानी आप टोटल नंबर ऑफ जहां पर एसिमेट्रिक एटम्स हैं, यानी वही कायरल सेंटर्स ढूंढने। तो देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है, अगर तुम समझ पा रहे हो तो। अब ये वाला कार्बन कायरल है ही, क्या सोचना इसमें? सर 4 लोग अलग लगे हैं। इसमें देखें तो कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि ये वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो सर ये कायरल हो नहीं सकता, और नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे हैं। इसको देखें तो सर ये वाला कार्बन कायरल लगता है, क्योंकि इससे लगे हुए सारे लोग अलग हैं। आप देख पा रहे हैं इधर CH3 लगा है, और देखो तो एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, यानी कुल मिला के इससे सारे लोग अलग है, ये कार्बन कायरल होगा। इसको देखें तो सारे sp2 है सर, चेक करने की जरूरत नहीं है। और यहां देखें तो सर ये वाला भी कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, और ये वाला कार्बन भी कायरल है। इसके अंदर भी बहुत सारे एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। तो टोटल देखा जाए तो मेरे पास एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, और एक आदमी ये है। ये तीनों ऐसे लोग हैं जिनमें एसिमेट्रिक एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? और बात करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कायरल अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। C4H10O की बात है, अल्कोहल की बात कर रहे हैं सर। इस कंपाउंड के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को देखकर लगता है कि इसका जो DB निकल के आता है वो 0 है। द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0, यानी इसके अंदर ना कोई रिंग है ना कोई डबल बॉन्ड। कैसे निकाला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? 4 + 1 - 10/2, यानी 5 - 5 0। तो सर ये चीज क्लियर हो गई सर, इसका DB 0 हो गया, इसके अंदर कहीं अनसैचुरेशन नहीं। अब 4 कार्बन को कैसे एडजस्ट करें ताकि एक कायरल अल्कोहल बन जाए? तो सर देखिए मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो सबसे पहला अल्कोहल तो मुझे बस एक यही समझ में आता है, 4 कार्बन का अल्कोहल ब्यूटेनॉल है सर, एक तो ये। लेकिन सर ये कायरल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सारे कार्बन जो है वो सब फर्जी है सर, इसमें कोई कायरल नहीं। तो अगर कोई कायरल नहीं तो इसको अलग कर देते हैं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। चलिए और कोई ले लेते हैं। और क्या ऑप्शन है 4 कार्बन का अल्कोहल बनाने का? सर 4 कार्बन के अल्कोहल बनाने का एक ऑप्शन ये भी है। ये देखिए बहुत बढ़िया सर, ये देखिए
लेकिन सर ये भी कायरल नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो कि कायरल कार्बन होगा, तो ये कार्बन भी कायरल, ये मॉलिक्यूल भी कायरल नहीं है। एक और ऑप्शन मुझे जो समझ में आता है वो ये कि मैं इस कार्बन पर CH3 लगा दूं, इस कार्बन पर भी CH3 लगा दूं और यहां पर एक OH लगा दूं। मुझे लगता है ये 4 कार्बन तो ये भी है, लेकिन सर फिर वही वाली बात आती है, ये भी कायरल नहीं है। तो बचा कौन सर? अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन शायद ये है CH3C, इधर OH लगा दिया जाए और ये CH2CH3 बना दिया जाए। अब मुझे लगता है कि ये वाला जो अल्कोहल है ये कायरल, क्यों? क्योंकि इसका ये वाला कार्बन अब कायरल। तो इसलिए अगर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कार्बन कायरल है, कौन सा अल्कोहल कायरल हो सकता, तो इनमें सिर्फ यही अल्कोहल ऐसा है जो कायरल दिखाई देता। तो ऑप्शन का जहां तक सवाल है इसी को टिक करना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर ऐसा है जिसमें कम से कम एक कार्बन। तो ये जो C4H10O है जिसके आपने 4 आइसोमर्स बनाए हैं और चारों ही आपके जो आइसोमर्स हैं इनमें से कुछ पोजिशनल है, कुछ चेन आइसोमर्स हैं, तो अपने हिसाब से देखा जाए, जैसे अगर कोई कहे ये बताइए पहला दूसरा कौन एक दूसरे के, तो आप समझते हैं बात को, सर 4 की चेन है यहां पर और यहां पर 3 की चेन है, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं सर। जब सब कुछ सेम ही है और 3 की चेन है तो इसमें सोचना क्या है सर, ये तो हमारे पक्का चेन आइसोमर्स होंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे अगर ये निकालना था कौन सा हमारा कायरल अल्कोहल है, तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको 2-ब्यूटेनॉल बोलना चाहिए, जो कि हमारा कायरल अल्कोहल। और आगे बात करिए, इन सब में देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कहां कहां हैं। तो आप कायरल कार्बन्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे लगता है शुरू से करा जाए तो पहला वाला कार्बन कायरल दिखाई देता है। इसमें से सारे लोग अलग अलग लगे, सर sp2 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 सब छोड़ते जाते हैं, यहां आते हैं, ये भी हमारा कार्बन कायरल लगता है। और आगे बढ़ते हैं, ये कार्बन भी कायरल लगता है। और आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है सर इस वाले कार्बन को कायरल मत बोलिएगा क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन लगे, लेकिन सर ये वाला कार्बन भी कायरल है और इसी वजह से ये वाला कार्बन भी कायरल है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 कार्बन ऐसे हैं जो कायरल दिखाई देते हैं। समझिए बात। और इनको ढूंढा जा सकता है, इनको देखा जा सकता है। हर वो कार्बन एटम या हर वो एटम जो अनसिमेट्रिक है, जिसको सिमेट्रिकली 2 टुकड़ों में ना बांटा जा सके, उसे कायरल कार्बन या कायरल एटम बोला जाता है। तो अगर आप देखें तो उसका सबसे अच्छा तरीका चेक करने का क्या है कि अगर किसी कार्बन से 4 लोग अलग अलग दिख रहे हैं तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उन चारों को कैसे भी काट के देख लो, अगर चारों अलग है तो वो कार्बन सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। तो एक तो ये, जैसे ये वाला देखिए, साफ समझ में आ रहा है, इससे लगे चारों लोग अलग है तो ये कायरल होगा ही होगा। जहां थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है, आप ये सोचा करिए कि अगर मैं इसको काटूंगा कैसे भी प्लेन में तो क्या ये 2 टुकड़ों में बढ़ सकता है, तो अगर वो नहीं बढ़ सकता है तो उसको कायरल एटम या कायरल कार्बन बोला जाए। तो अगर आप देखें तो ये वाला हो गया, ये वाला है, इसी तरह से इधर है 4 लोग अलग दिखते हैं, ये भी अनसिमेट्रिक सा 4 लोग अलग दिखते हैं, ये भी अनसिमेट्रिक सा 4 लोग अलग दिखते हैं। तो ये कुछ कुछ एटम्स हैं कार्बन के जहां पर आपको कायरल सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं। इसकी बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो अभी हमारी बात हुई थी सर पहले वाले आदमी के साथ आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। सिर्फ दिक्कत ये है कि सर पहले वाले कंपाउंड में जो है वो सर नीचे सिमिट्री है। सर आप समझ रहे हैं, इस कार्बन से ये इन दोनों कार्बन के बीच में रोटेशन चेक तो है, लेकिन सर यहाँ और यहाँ सिमिट्री आ रही है, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये सर बेकार हो गया, ये सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा वाला भी सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज अगेन असिमेट्रिक सिस्टम। जिस तरह से इधर है उसी तरह से नीचे है, दिस इज अगेन असिमेट्रिक सिस्टम। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। तो अगर कोई कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको डी वाले ऑप्शन में ही देखने को मिल सकती है। ऐसा लग रहा है डी वाले ऑप्शन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, सर ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं तो सर ये वाला जो सिस्टम है इसमें एक डबल बॉन्ड तो ये है सर, और ये जो रिंग सिस्टम है वो भी तो रोटेशन चेक ही है। तो इसका मतलब युवा सर एक तरह से देखा जाए तो यू हैव 2 डबल बॉन्ड्स, continuous 2 double bonds. This is a rotation check system and this is also a rotation check system. And since they both are rotation check system, सर ये हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि अब 2 continuous double bond या rotation check system सर वो इधर से लगे 2 लोग और उधर से लगे 2 लोगों को परपेंडिकुलर कर देते हैं, दैट इज इवन वाला केस। और अगर वो इवन वाला केस है तो सर यहां पर हमें जीआई शो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो सर मुझे यही एक ऑप्शन थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि इस ऑप्शन में ये 2 CH3 तो कम से कम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, क्योंकि सर इन दोनों कार्बन के बीच में रोटेशन चेक है और इन दोनों कार्बन से लगे दोनों लोग सेम नहीं है सर। तो पक्का है कि अगर जीआई किसी ने की तो सी ने की, अदरवाइज एबीडी में तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर है?
विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मीजो आइसोमर, बात हो चुकी है मीजो के लिए प्लेनो सिमेट्री विद नंबर ऑफ मोर कायरल कार्बन देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ सर अगर आप 2 क्लोरोब्यूटेन, सर बेकार लगता है, अपने आप चेक कर लेते हैं, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन ठीक लगता है। देखो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन में बन सकता है मीजो आइसोमर। कैसे सर देखिए 2,3 डाई ब्रोमो नहीं 2,3 डाइक्लोरो, तो यानी यही होगा 2,3 डाइक्लोरो। तो ये तो वैसे ही बन रहा है सर, देखिए 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन तो ये है जिसके अंदर प्लेनोसिमेट्री तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, एकदम साफ प्लेनोसिमेट्री दिखाई देती है। और अगर इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये देखिए प्लेनोसिमेट्री। तो जिसके अंदर प्लेनोसिमेट्री है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज व्हाई। और फिर वही है कि कायरल कार्बन तो मेरे पास दो हैं ही, एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है। तो जिनके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, प्लेनोसिमेट्री है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को मीजो कहा जाता है। दे आर मीजो कंपाउंड्स। क्लियर है? चलिए और आगे बात करते हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स आर ए। इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर जो है वो ए। तो स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से होंगे इसके? सर एक स्टीरियो, एक तो ये कार्बन कायरल होगा आपका, कौन सा कार्बन कायरल है, एक तो ये वाला कार्बन कायरल है, ठीक है। और ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का स्टीरियो सेंटर हो गया, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब हुआ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स अगर देखेंगे तो 2 की पावर 2 वो 4 होने चाहिए। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हमारे 4 होंगे। फिर वो कह रहा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका कितना होगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर? एक रिंग सिस्टम है, 1 रिंग विद अ पाई बॉन्ड, 1 रिंग विद अ पाई बॉन्ड, यानी कि मेरे पास एक रिंग है, 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। तो अगर एक रिंग और एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब कुल मिला के मेरे पास 2 इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहा है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसके 2 हैं और टोटल आइसोमर्स 4 हैं, तो 2 प्लस 4 यानी कुल मिला के 6 A प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड, स्टीरियो आइसोमर्स में ये कार्बन कायरल हो गया और साथ ही साथ ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, बिल्कुल सही है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो गए 4 और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका है 2, तो इसका मतलब टोटल A प्लस बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, बिल्कुल सही। इसको और देख लेते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ए कायरल, यानी कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर कोई ना कोई सिमेट्री दिखाई देती है। तो सर ये तो समझ में आ रहा है इसके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है, दिस इज कायरल, ठीक। इसको देखते हैं तो इसके अंदर भी मुझे किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको भी कायरल ही होना चाहिए। इसको देखें तो इसके अंदर मुझे एक सिमेट्री दिखाई देती है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक सिमेट्री दिखाई देती है, वो ये वाली। और अगर इसके अंदर ये सिमेट्री है तो ये कंपाउंड पक्का एक कायरल मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर भी एक सिमेट्री दिखाई देती है और वो सिमेट्री है। तो अगर इन दोनों के अंदर सिमेट्री है तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों लोग हमारे ड्यू टू दिस सिमेट्रिक एलिमेंट दे मस्ट बी ए कायरल मॉलिक्यूल्स। तो अगर सही आंसर चेक करना चाहिए तो इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं। देखो ये तो आप काट ही नहीं सकते, काटेंगे तो एक अंदर एक बाहर है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। इसको देखेंगे तो सर इसको किसी भी प्लेन में नहीं, ऐसे काटेंगे तो भी गड़बड़ है, ऐसे काटेंगे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे में CH3 तो ठीक है लेकिन ये CH3 बाहर अलग रह जाएगा, ऐसे काटेंगे तो भी गड़बड़ है। आप इसको किसी भी प्लेन में काटेंगे तो आपको सिमेट्रिकली 2 टुकड़ों में बंटता हुआ वो नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग ऐसे हैं जो कि एक कायरल सिस्टम। क्लियर है? चलिए तो देखो ये जो सवाल थे सारे, ये सवाल थोड़े से ऐसे ही हैं जिसमें अब जो पूछे गए सवाल कुछ अलग सवाल, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए, प्रैक्टिस करके अपना काम चलाया जा सकता है। तो ये सीधे सवाल है, तुम देखो मेंस लेवल पर अगर डिस्कशन करें तो इस मेंस लेवल पर इसी तरह के जो है ज्यादातर सवाल देखने को मिल रहे हैं जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी या आइसोमरिज्म से रिलेटेड कुछ कुछ बातें की जा रही हैं या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से रिलेटेड। तो थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लिया जाए, कायरल कार्बन्स को ढूंढना या कुछ कुछ अगर कर लिया जाए तो काम चल जाएगा। तो हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।